माय डियर बच्चा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए। और थैंक यू सो मच। हाँ, इसके लिए एक ही शब्द है जो दिल से निकलता है। और बाकी इस वीडियो की बात करें तो यहाँ पर हम लोग सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर आया है टर्म 2 से रिलेटेड, तो उसको हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सो बच्चा, सैम्पल पेपर एक वो इशारा है कि किस तरीके का पेपर आपको बोर्ड के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आपने सैम्पल पेपर को अच्छे से कर लिया तो उसी के अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी बना पाएंगे किसके लिए, आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो बिल्कुल ये 2022 का सैम्पल पेपर टर्म 2 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, पूरा देखिएगा इस वीडियो को। मैंने हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है प्रैक्टिकली आपको कराया है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में। हाँ, आंसर की हमारे पास में है, बट एक होता है ना कि हाँ ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें समझ में आए। तो हर एक क्वेश्चन को मैंने उस तरीके से यहाँ पर कराया है। और प्लीज़ दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर देना, एंड आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों से भी कह देना, आपका अपना चैनल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जंप करते हैं हमारी पीडीएफ के ऊपर। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि टर्म 2 का सैम्पल पेपर हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। और देखिए, सबसे पहले पेपर को अगर हम खोलेंगे तो पेपर के अंदर बेसिकली आपको दे रखे हैं 3 सेक्शन। तो आपको हर एक सेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर देखना है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं सैम्पल पेपर को देखना एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक तरीके का इशारा हो गया कि आपको पेपर किस तरीके से आने वाला है ना। लड़ाई करने से पहले, मतलब जंग करने से पहले जब जंग की तैयारी होती है तो वो बड़ी मायने रखती है जंग जीतने के लिए, है ना। तो उस तरीके से यहाँ पर जो आपका सैम्पल पेपर है ना, वो उस तैयारी, वो जंग जीतने वाला जो तैयारी हो रही है ना, उसका यहाँ पर रोल है जो प्ले कर रहा है। तो देखिए, आपके पेपर के अंदर बेसिकली 3 सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब आपको पता है कि आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर है वो कितने नंबर का है, 35 नंबर का, है ना। और 35 नंबर के अंदर से आपको पता है कि नेटवर्किंग जो है आप लोगों का वो कुछ 10 नंबर का आ रहा है। और 20 नंबर का आपका एसक्यूएल आ रहा है, और कुछ 5 नंबर का आपके पास में स्टैक आ रहा है। तो यहाँ पर देखते जाना कि क्वेश्चन किस तरीके से आपके हैं जो मार्क हो रहे हैं, और किस तरीके से आपको पेपर के अंदर चीज़ें हैं जो आएंगी। बात की जाए अगर सेक्शन ए की, तो यहाँ पर बड़ा ही डीप एनालिसिस है जो मैंने किया हुआ है ना। तो देखिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन पहला है जो 2 नंबर का बेसिकली आया है, ठीक है। पूरा का पूरा सेक्शन है 2-2 नंबर से जो है रंगा हुआ है ना। तो इसमें आपको स्टैक से भी क्वेश्चन आ रखे हैं, आपको नेटवर्किंग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आ रहे हैं, एंड सीक्वल से भी और कनेक्टिविटी से भी। चारों के चारों जो आपके टॉपिक है ना, उन सब से आपको पार्ट ए, सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। सो पहला क्वेश्चन आपका किसका है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्टैक का है, दूसरा क्वेश्चन नेटवर्किंग का है, तीसरा यानी कि जो सबसे भारी पोर्शन है ना, वो आपका यहाँ पर एसक्यूएल के पोर्शन से, एसक्यूएल के पाले से है। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा से आता है कनेक्टिविटी का। इसमें से कभी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है आपसे, तो प्रैक्टिकली जो है आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है उसके लिए आपका प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। यानी कि आपको एक बार इसकी तैयारी ज़रूर करनी कनेक्टिविटी की, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मोती मोती से माला बनती है। ऐसे ही एक एक और 2-2 नंबर करके तुम्हारी बाल्टी भरने वाली है कौन सी? 35 वाली, है ना। तो जी हाँ, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर 35 हमारे ऐसे नहीं बनेंगे, ऐसे बनेंगे जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देंगे। तो टोटल मिलाकर के आपके कुछ 14 नंबर यहाँ पर सेक्शन ए से उठेंगे, ठीक है। चलिए 7 क्वेश्चन आए थे। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे और सेक्शन ए के बाद में हम लोग बिल्कुल सेक्शन बी की है जो यहाँ पर बात करेंगे। सेक्शन बी के अंदर आपसे नेटवर्किंग से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, कनेक्टिविटी से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, और यहाँ पर सदियों से चलता आ रहा एक बड़ा प्रोग्राम 3 नंबर का, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन हमारा, ठीक है। पहले ये 37 नंबर क्वेश्चन आता था, अभी आपको स्टैक से क्वेश्चन यहाँ पर आया है, डेटा स्ट्रक्चर से, जो कि प्रोग्रामिंग का है। ये और में क्वेश्चन आया है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, और दोनों के दोनों डैम इजी, राइट। कनेक्टिविटी से कुछ नहीं आया है, एसक्यूएल से आपको एक जो है क्वेश्चन यहाँ पर आया है, और टोटल मिलाकर के आप कह लो कि 9 नंबर इसके पाले में है। कौन? हमारा सेक्शन बी वाला पाला। अब कुछ आगे बढ़ते हैं, और सेक्शन सी की जब हम बात करते हैं तो उसमें टोटल मिलाकर के 3 बड़े प्रश्न हैं, ठीक है। 2 बड़े प्रश्न आपको, यानी कि 8 नंबर का हिस्सा
गाइस बड़ा ही ध्यान यहाँ पर आपको रखना होगा। 8 नंबर का भारी भरकम जो हिस्सा है ना, वो आपका सेक्शन सी में किसके पाले से है? नेटवर्किंग के पाले से। तो आपको भूल कर भी ये भूल नहीं करनी है क्या कि नेटवर्किंग को थोड़ा सा भी लाइटली ले लो, बिल्कुल भी नहीं। अब एसक्यूएल से आपको हमेशा की तरह बड़ा प्रश्न आता है 4 नंबर का, तो ये कुछ इस तरीके से 12 नंबर आपके हो जाते हैं। तो बात की जाए आपके सेक्शन बी की तो 9 नंबर, तो आपके टोटल मिलाकर के यहाँ पर 12 नंबर का आपका सेक्शन सी है और 9 नंबर का आपके यहाँ पर है, तो टोटल 21 नंबर आपके यहाँ पर, और फिर 14 नंबर आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये आपका 5 और 3, तो ये आपके 35 मार्क्स कुछ यहाँ से उठ करके आएंगे सेक्शन ए, बी और सी से। सो आपको समझ में आ गया। अब अगर आप मुझसे कहोगे कि मैम एक समरी बता दो, किस किस पोर्शन की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना, देखो ये जो चेक लिस्ट में मैंने पॉइंट डाले हैं, पहला है आपका डेफिनेशन स्टैक का क्लियर होना चाहिए। आपको स्टैक के बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन से लेकर के उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, छोटी छोटी जो ओवर लोड की या फिर ओवरफ्लो की जितनी भी टर्म्स हैं कि टॉप क्या होता है, ये सारी आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पेपर में आपको यही आए जो अभी यहाँ पर आए, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे, है ना। फिर फुल फॉर्म्स नेटवर्किंग की, ये गारंटेड है, बट ज़रूरी ये गारंटी नहीं है कि यही आएगी, कोई भी आ सकती है। अब वन वर्ड के अंदर क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, एसक्यूएल के डेटा टाइप्स, कनेक्टिविटी, एग्रीगेट फंक्शन, लाइक, इन, डेटाबेस, जो है आपके पास है शो कमांड, ये सारी की सारी कब कब यूज़ होती है, ड्रॉप कमांड, ठीक है। जॉइन के बारे में इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, डिग्री, कार्डिनैलिटी, कीज़, इनके बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये आपका सेक्शन ए का पाला है। सेक्शन बी के अंदर एक प्रोग्राम सदियों से आता रहा है आप लोगों का, गारंटीड प्रोग्राम, जो कि स्टैक से है, इसके लिए आपका लिस्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यूज़ ऑफ ऑल्टर आपके पास में आया, मैंने बताया था पहले भी कि ऑल्टर से आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, एक आधा आपको ज्वाइन से आएगा, एक आधा आपको ऑल्टर से आएगा, ठीक है। DDL और DML की कमांड्स के बीच में अंतर और इनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। गारंटेड आपको एक टेबल क्रिएशन का 3 नंबर का प्रश्न है जो यहाँ पर पूछा जाएगा। बेसिकली बात आगे करें तो 8 नंबर टोटल जो सेक्शन सी के अंदर से है वो आपके नेटवर्किंग से है, एक थ्योरी वाला और एक केस स्टडी बेस्ड। फिर एसक्यूएल से भी एक आपका पूरा का पूरा जो है A to Z आपका एसक्यूएल का रिवीजन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको एसक्यूएल से भी आया है। तो ये टोटल मिलाकर के आपके यहाँ पर प्रश्न है जो हो जाते हैं किसके हिस्से के, आपके ABC दोनों के तीनों सेक्शन आपके टर्म 2 के सैम्पल पेपर के। तो अब हम जंप करते हैं हमारे सैम्पल पेपर की तरफ और एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए, हमारे सामने कुछ यूँ आता है, देखिए पहले प्रश्न के अंदर देखिए आपसे पूछा गया है कि भाई स्टैक के बारे में, ठीक है। तो आपको हो सकता है जब आपका पेपर आए स्टैक के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स ना पूछ करके कुछ और पूछा गया हो, ठीक है। तो देखिए स्टैक की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसकी आंसर की से देखें तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए स्टैक क्या है, एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर है और ये कौन सी स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है, ये लीफो मैनर के ऊपर काम करता है। लीफो का बेसिकली मतलब है L फॉर लास्ट, I फॉर इन, F फॉर फर्स्ट, O फॉर आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसा कि मैं आपको स्टैक करा चुकी हूँ, ठीक है। तो स्टैक के अंदर क्या होगा, जैसे कि मेरी एक खाली लिस्ट है उसके अंदर मैंने कोई आइटम रखी, फिर मैं मान लीजिए कोई और रख लूँ, तो देखो लास्ट में मैंने इस पेन को रखा है, तो ये जो पेन है मैं पहले उठाऊंगी, तो लास्ट में जो इन हुआ फर्स्ट में वो आउट होगा। तो ये लीफो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और भी डेटा स्ट्रक्चर होती है लेकिन हमारे पास में स्टैक है। तो कहता है कि इसमें 2 ऑपरेशन होते हैं, इंसर्शन होता है और डिलीशन होता है। बेसिकली बात कर ली जाए इंसर्शन की, तो इंसर्शन जो हमारा ऑपरेशन होगा वो उसको कहेंगे पॉप, यानी कि जब हम अपने स्टैक में कोई भी वैल्यू रखते हैं, इन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इन, यानी कि पुश करना। और जब हम कोई भी आइटम को निकालते हैं दैट इज कॉल्ड आपका पॉप, ठीक है। तो पुश पॉप, पुश पॉप, राइट। और पीक करना किसको बोलते हैं, जस्ट हम अभी अभी जो इंसर्ट लास्ट रिसेंट जो हमारे टॉप की वैल्यू है उसको सिर्फ हम देखते हैं, तब हमारा वो पीक ऑपरेशन है जो होता है। ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, सो ओवरफ्लो जब हमारे पास में जितना हमने लिस्ट का साइज या स्टैक का साइज दिया उससे ज़्यादा वैल्यूज़ को इंसर्ट करने की कोशिश करें,
तब हमारा क्या होता है यहाँ पर ओवरफ्लो होता है। लेकिन पाइथन के अंदर लिस्ट का यूज़ करते हैं तो कोई भी किसी भी तरीके का यहाँ पर होता नहीं है ओवरफ्लो, राइट, क्योंकि हमारी लिस्ट म्यूटेबल है, उसमें जितनी वैल्यू डालते हैं वो अपने आप को ग्रो करती रहती है। बट जावा या C++ जैसे हमारी लैंग्वेजेस हैं उनके साथ जब भी हम स्टैक का यूज़ करते थे तो हम एरेज का साइज़ पहले फिक्स करके देते थे, ठीक है। तो देखो कितनी ज़्यादा बातें बता दी, पूछा इतना था लेकिन बता आपको इतना दिया, लाइक तो कर दो। हाँ चलिए, अब यहाँ पर स्टैक से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हो गई हैं। अंडरफ्लो आपको पता होगा, ठीक है, ओवरफ्लो आपको बता दिया। अंडरफ्लो यानी कि स्टैक पूरा खाली है, उसमें से अगर आपको चीज़ें बार बार पॉप करा रहे हो, सो दैट इज़ कॉल्ड आपका कौन से वाला, उसको हम लोग बोलेंगे हमारा अंडरफ्लो, यानी कि वो खाली है फिर भी कमांड आ रही है पॉप के लिए, यानी कि डिलीट के लिए। अब आपसे पूछा गया है SMTP और XML की फुल फॉर्म, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये हमारी इसकी फुल फॉर्म है। आगे हम लोग चलेंगे इसके बाद में, ये 1 नंबर का यानी कि आधे आधे नंबर की आपसे पूछी गई है बेसिकली। आगे देखिए आपसे यहाँ पर फास्टेस्ट वायर्ड मीडियम के बारे में पूछा गया है, तो एक बार इसको हम लोग अलग अलग कलर से डिनोट कर लेते हैं। तो पहले है आपके पास में इंफ्रारेड, यहाँ पर ठीक है, इंफ्रारेड आपके पास में यहाँ पर, ये आपके पास इंफ्रारेड के अंदर आता है। एक सेकेंड, क्या हुआ, इंफ्रारेड। फिर आपके पास में कोएक्साइल केबल या कोएक्सियल केबल, और फिर ऑप्टिकल फाइबर और माइक्रोवेव। तो कहने का मतलब है जिसको मैंने दोनों को येलो किया है सिर्फ वही है जो हमारे पास में वायरलेस के अंदर आते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये दोनों वायरलेस के अंदर है। तो अब इन दोनों में से पूछोगे तो हम कहेंगे माइक्रोवेव, बट इसमें भी अगर सैटेलाइट होता तो सैटेलाइट को हम बेसिकली आंसर करते, सैटेलाइट इसमें है नहीं तो हम माइक्रोवेव को आंसर है जो करेंगे, ठीक है। इंफ्रारेड जैसे कि अभी मैं यहाँ से AC का बटन जो है ऑन करके इसको कर दिया, तो ये कौन सी होगी, इंफ्रारेड निकल रही है, ठीक है। लेकिन मान लो मैं नीचे वाले कमरे में चली गई या फिर मैं किसी पड़ोसी के घर पे जाके अपना AC चलाऊं, तो नहीं, वो रेंज नहीं आएगी, है ना, तो फास्टेस्ट नहीं है, ठीक है। इसका पास में जैसे कि अगर मुझे दरवाज़ा खोलना बंद करना है, ऐसे भी आते हैं ना, तो वो हमारा क्या है, फास्टेज नहीं है, माइक्रोवेव या फिर हमारा सैटेलाइट है। अगर सैटेलाइट होता तो सैटेलाइट को आंसर करते। अब यहाँ पर ये अगले वाला जिसको मैं पैरोट कलर से कर रही हूँ, ये तीनों की तीनों हमारी केबल है, फाइबर ऑप्टिकल, ईथरनेट केबल और हमारी कोएक्साइल केबल। तो देखिए तारों में तार, फाइबर तार, यानी कि फाइबर ऑप्टिकल। जैसे हमारे घर पे इंटरनेट वगैरह के लिए आते हैं तो हमसे पूछते हैं ना कौन सी वायर फाइबर ऑप्टिकल लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स वो हमारी बड़ी ही क्या है, फास्टेस्ट है। तो ये वायर्ड मीडियम के अंदर हो गया। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट बिटवीन आपका कैरेक्टर और कैर और वैरकैर, दोनों के बीच में अंतर क्या है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट के अंदर आपका बेसिकली आता है। तो देखिए क्या अंतर है दोनों के अंदर, इस अंतर को यहाँ पर कुछ हम समझते हैं, ठीक है। एक हिस्से में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर कैर कर दिया और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, वैर कैर लिख देती हूँ। देखिए कैर वैर कैर मतलब वैर कैर है ना, जो कैर से ही निकला हुआ है, इसी की ही नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट फॉर्म या सेकंड वर्जन आप कह दो, ठीक है। तो बेसिकली कैर का यूज़ तब होता है जब हमारे पास में क्या होती है, लेंथ बिल्कुल फिक्स, हमें जो है कि हम कहते हैं कि भाई हम जो है 4 कैरेक्टर ही है जो यूज़ करेंगे। जब हम श्योर हैं तब हम बेसिकली इसका यूज़ है जो करते हैं, ठीक है। और जब हम श्योर नहीं है, जैसे कि एड्रेस वगैरह हो गया, नाम हो गया, तो दैट टाइम वी आर यूजिंग वैर कैर यहाँ पर। अब मैम ये श्योर और नॉट श्योर से क्या कैसे पता चलेगा, मतलब मैंने आपको पता करना बता दिया, लेकिन यूज़ कैसे करेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जैसे मैंने लिखा नेम कैर, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली हमारा कैर लिखने से और इसके अंदर मान लो मैंने 10 दे दिया, तो इसने क्या किया, 10 का स्पेस है जो यहाँ पर दे दिया, तो 10 कैरेक्टर स्पेस आपके पास में आ गया। तो यहाँ पर अगर किसी का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना हो गया, तो अगर किसी का नाम मान लीजिए राम है, तो राम आपने एंटर कर दिया, बाकी का जो पीछे बचे हुए स्पेस हैं उनका क्या होगा, वो यहाँ पर एक तरीके से मेमोरी में वेस्ट हो जाएंगे, मतलब वो जो स्पेस है ना वो वेस्ट हो जाएगा। मतलब ये क्या है, ये एकदम फिक्स है, तो इसका साइज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। आपने एक बार जो कमिटमेंट कर दी सो कर दी, अब आप इसके साइज को चेंज कर नहीं सकते हो, तो दैट इज फिक्स। सो इस वजह से ये कह सकते हैं कि थोड़ा फास्ट भी है। फास्ट क्यों है, क्योंकि ये फिक्स है, इसको अपने आप को बदलना नहीं पड़ता है बार बार। लेकिन जब आप वैर लगाते हो कैर के साथ में, तो ये इसकी नेक्स्ट फॉर्म है वैर कैर। तो इसमें अगर सेम एग्जाम्पल हमने ये लिखा होता और हम ऐसा लिखते नेम वैर
कैर 20 या 10 जो भी हम कर रहे थे। तो अब इसमें क्या होगा, अगर आपका राम है ना नाम, तो ये वेरिएबल लेंथ जितना है उतना अपने आप को एडजस्ट है जो कर लेगा। बाकी जो बचा हुआ स्पेस है वो वेस्ट नहीं होगा। एसक्यूएल के अंदर, माई एसक्यूएल के अंदर किसी ना किसी और पर्पस के लिए उसका यूज है जो बेसिकली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास कैर के अंदर मेमोरी वेस्ट हो जाती है, वैर कैर के अंदर यही इसका फायदा है। बट इस वजह से ये थोड़ा स्लो भी है क्योंकि इसको बार बार अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है एज पर जितना हमने यहाँ पर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो 3 है तो 3 में एडजस्ट हो जाएगा, बाकी वो मेमोरी कहीं ना कहीं यूज है जो हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में बेसिकली एक मोटा मोटा डिफरेंस हो गया। बाकी मैं आपको यहाँ पर स्लाइड के अंदर दिखा देती हूँ। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे कैर की, तो कैर मैं बता चुकी हूँ फिक्स है, ठीक है। इसका वेरिएबल लेंथ है और इसके अंदर चांसेस हाई होते हैं वेस्टेज के, मेमोरी के, लेकिन यहाँ पर नहीं होते हैं। अगर आपने लिखा वैर कैर 20 तो इट मीन्स 20 कैरेक्टर का जो स्पेस है वो फिक्स हो गया। बट इसका मतलब है कि रिमेनिंग जो स्पेस है ना वो हमारा कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेगा इसको, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जब हम श्योर हैं तब हम इसका यूज़ करेंगे और जब हम श्योर नहीं है तब हम ये यूज़ करेंगे। बेसिकली इट इज़ फास्टेस्ट और इट इज़ स्लो। अब आपकी मार्किंग स्कीम के अंदर क्या आंसर दे रखा है, एक बार हम उसको भी चेक कर लेते हैं। सो मार्किंग स्कीम के अंदर आपके पास में है कि आपका, हाँ, एक ये भी एक बड़ी चीज़ है कि भाई स्टोर अ फिक्स लेंथ स्ट्रिंग बिटवीन 1 एंड 255 कैरेक्टर्स। तो ये क्या करेगा, 1 से लेकर के 255 तक करेगा। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ इसमें मेमोरी हमारी वेस्ट होती है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारी नहीं होगी, ठीक है। तो वो जो मेमोरी हमारी एक्स्ट्रा बचती है ना, तो वो किसी ना किसी पर्पज़ के लिए यहाँ पर बेसिकली यूज़ हो जाती है। तो हमारा वेस्टेज ऊपर नहीं होता, इधर होता है। 1 सेकेंड रुकिए, ठीक है। तो इसके अंदर वेस्टेज बेसिकली हो जाता है और इसके अंदर हमारा नहीं होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो 255 कैसे, जैसे मैं इसको प्रैक्टिकल भी करके बताऊं, और वैर कैर की भी होती है 35 आई थिंक कुछ होता है, बट इसको एक बार हम माई एसक्यूएल पर करके देख लेते हैं। पासवर्ड गलत हो गया। तो देखो, अब यहाँ पर मैं मान लीजिए यूज़ न्यू, एक ऑलरेडी बना हुआ डेटाबेस है। सो अब मैं अगर करती हूँ इसके अंदर क्रिएट, हमें टेबल की ज़रूरत काफ़ी बार पड़ सकती है, तो एक बार इसमें क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं क्रिएट, और ये भी मेरे पीछे ही है शायद, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम यहाँ पर कुछ भी रख देते हैं, है ना, और यहाँ पर हमने कर दिया नेम। और बेसिकली मैं मान लीजिए इसमें कैर इतना ही करती हूँ, तो सारे एग्जाम्पल बता देती हूँ। तो देखो, अगर मैं इसको रन करती हूँ यहाँ पर, तो अगर मैं इसका डिस्क्राइब देखती हूँ DESC, और मैंने कह दिया कुछ भी, तो देखिए कहने का इतना सा मतलब, कहने का इतना सा मतलब कि यहाँ पर देखो, अगर मैंने कुछ नहीं दिया है, मतलब मैंने सीधा कैर दिया है, तो इसमें क्या होगा, एक स्पेस आ गया इसने, हाँ। तो अब अगर मैं मान लीजिए इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर वैर कैर दे दिया, ठीक है, और मैंने कुछ भी 2 लगाया, अब अगर मैं इसको यहाँ पर बनाऊंगी तो नहीं, यानी कि कहने का मतलब है वैर कैर के टाइम पर वी नीड टू गिव हेयर, कोई ना कोई हमें वैल्यू यहाँ पर एकदम देना पड़ेगा, ठीक है। कैर के केस में वो 1 रख लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। चलिए, ये एक अलग बात हुई। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने वैर कैर के अंदर यहाँ पर जो है स्पेस दे दिया, कैर की बात कर लेते हैं। कैर के अंदर 255 बोला ना, हाँ, तो मैंने 256 दे दिया, तो कुछ भी 3 करें, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर स्पेस जो है दिया था। 1 सेकेंड, हाँ, 256 के अंदर देखो कहता है कि इसकी मैक्सिमम लेंथ 255 है, आप इससे कम रख सकते हो। तो देखो, इससे कम मैं अगर 255 रखूँगी तो मतलब इतने कैरेक्टर तक आपके पास में आ सकता है। यस, हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर वैर कैर करती, तो वैर कैर की बेसिकली आई थिंक कुछ भी 4 होती है, मेरे को याद नहीं है, बट हम कोई ऐसे ही रैंडमली बड़ा सा नंबर दे देते हैं, अपने आप वो बता देगा, ठीक है। हाँ, तो देखो इसने क्या बताया कि भाई इसकी जो लेंथ है वो आप इतनी नहीं रख सकते,
ठीक है। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप ब्लॉब भी एक होता है और एक टेक्स्ट, इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो मैक्सिमम देखो इसने बताई है 16383 तक आ सकती है ना, मुझे याद नहीं है लेकिन 16386 तक। तो अगर मैं ये दूंगी तो हाँ चल जाएगा। बट अब इसमें एक और एक्सपेरिमेंट करने बैठे ही हैं तो 84 करते हैं फिर। तो अब अगर ये हमें एरर देगा तो नहीं, ये कहता है कि भाई ऐसा नहीं कर सकते तुम। ठीक है, ये वाला प्रश्न हुआ। अब आगे चलते हैं और आगे हम लोगों ने इसका मैंने सारा यूज़ आपको बता दिया, प्रैक्टिकल करके भी बता दिया। अब चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए हमारे पास में आता है कि रिजल्ट सेट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ डेटाबेस यूजिंग द कर्सर ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, बेसिकली फैच 1 के बारे में हमें है जो बताना है। तो देखो कहता है कि फैच 1, जैसे आपके कनेक्टिविटी में फैच 1, फैच ऑल, फैच मैनी। फैच मैनी आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी आप कर लेना उसको। ठीक है, तो हाउ मेनी रिकॉर्ड, देखो नाम से काम का पता चल रहा है, कहता है कि एक रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अब कहता है कि इसके अंदर जो डेटा टाइप, मतलब किस तरीके से डेटा फैच होकर के आएगा। तो वो जो टाइप होगा ना, दैट विल बी आपका ट्यूपल टाइप का डेटा होगा। कैसे पता चला आपको, जैसे अगर आप कनेक्टिविटी करते हो, यहाँ पर अगर मैं कह देती हूँ कनेक्टिविटी के लिए import mysql डॉट कनेक्टर, अब मैंने कह दिया कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया mysql डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। सो इसके अंदर सबसे पहले हमारा साथी आता है कौन, होस्ट। होस्ट हमारा क्या होता है, लोकल होस्ट। हाँ, तो अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है लोकल होस्ट के बाद में हमारा यूज़र, है ना। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं आपको। रूट, फिर आपके पास में आता है आपका यहाँ पर रूट के बाद में, एक सेकेंड रुकिए मैं इसको यही ना कर लूँ, थोड़ा लंबा कोड हो जाएगा बट यस समझ में आ जाएगा। हाँ, और अब यहाँ पर पासवर्ड, पासवर्ड के अंदर हमने यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर दिया। फिर आप कोई डेटाबेस यहाँ पर दोगे, जैसे मैं डेटाबेस, आई थिंक एक हमारे पास न्यू डेटाबेस पड़ा हुआ है, मुझे हमेशा यही डेटाबेस याद आता है। कर्सर, आपने कर्सर का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पर आप कहते हो क्या, कनेक्शन के अंदर से आप कर्सर को कॉल करते हो, क्योंकि कर्सर एक करता धरता ऐसा प्राणी है जिसके थ्रू आप एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल कर सकते हो। और एग्जीक्यूट के अंदर चलेंगी आपकी कमांड, जैसे आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और आप यहाँ पर पता नहीं, मुझे क्लास 12 होना चाहिए एक डेटा बेस, आई थिंक सो कि होगा, मुझे नहीं ध्यान, बट यस। तो अब हम क्या करते हैं, डेटा इज इक्वल्स टू, नहीं होगा तो एरर आ जाएगी, है ना। कर्सर डॉट फैच 1 कर लेते हैं और एक बार हम इसको प्रिंट करते हैं डेटा को, और प्रिंट करते हैं टाइप फंक्शन के थ्रू। क्या पता चलता था, द टाइप। तो एक बार अगर हमने इसको रन कर लिया तो यस, इसने मुझे क्या कहा, नैन टाइप ऑफ, क्योंकि उसके अंदर कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, यूज टेबल्स, सॉरी यूज, कहाँ है दिमाग लवजीत, न्यू, और यूज़ न्यू। अब यहाँ पर शो टेबल्स करना था, मेरे को यहाँ पर एक्चुअली शो टेबल्स करना था, मैंने यूज़ टेबल कर दिया। क्लास 12 है क्या इसके अंदर, क्लास 12 बी कर देते हैं वहाँ पर फिर, क्योंकि ये मैंने अभी अभी बनाया है क्लास 11th वालों के साथ में, 3 बजे की क्लास थी। तो देखो उसमें मेरे पास डेटा आ गया धानी, एक सेकेंड में आपको दिखाऊं क्या, SELECT स्टार फ्रॉम क्लास 12th बी। तो देखो ये वाला डेटा हमारे पास इसके अंदर है ना। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो इसने क्या किया है, ट्यूपल की फॉर्म में रिकॉर्ड फैच होकर के आए। बट अगर यहीं पर मुझे फैच ऑल करना होता तो क्या करता, लिस्ट ऑफ ट्यूपल के तौर पर आपका आंसर आ जाता। तो आप यहाँ पर देखो एक एक जो मेरे रो है ना वो ट्यूपल के तौर पर आ रही है, बट उन सारे ट्यूपल्स को एक साथ मर्ज कर दिया, लिस्ट के अंदर आपका आंसर आ रहा है। यू कैन राइट लिस्ट और लिस्ट ऑफ ट्यूपल। ठीक है, तो अब मेरे पास में फैच 1, फैच मैनी के अंदर क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो एक ही रिकॉर्ड लेकर के आएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ ट्यूपल के अंदर। बट अगर आप इसके अंदर क्या लिखते हो, इफ़ यू आर राइटिंग हेयर कि मेरे को 2 रिकॉर्ड है,
तो वो 2 रिकॉर्ड आपके फैच करके दे देगा। तो ये सारी चीज़ें तो बेसिकली हम लोगों ने कर रखी हैं। कनेक्टिविटी मैंने वन शॉट का इसी चैनल के ऊपर आपको करा रखा है। हाँ, तो ये हो गया आपका। तो अभी आपको इससे आंसर क्या पता चला, खुद आपको प्रैक्टिकली पता चल गया होगा कि एक आता है फैच 1 का मतलब एक, फैच ऑल का मतलब सारे रिकॉर्ड्स, सारी रोज लिस्ट ऑफ ट्यूपल के अंदर, और इसके अंदर ट्यूपल के अंदर फैच मैनी बेबी लिस्ट ऑफ ट्यूपल के अंदर। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मान लो इसमें कोई रिकॉर्ड है ही नहीं है तो ये आपको नन आंसर रिटर्न करता है, कौन, फैच 1। लेकिन फैच ऑल और फैच मैनी वो आपको लिस्ट खाली है जो आपको रिटर्न करेंगे। चलिए खैर आगे चलते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन के अंदर ना 1-2 डाउट है, वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक बार हमने इसको देखते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, उसके अंदर हमने क्या कहा, बेसिकली सम नाम का एक फंक्शन हमने यहाँ पर चलाया। तो सम से क्या हो रहा था, जुड़ रहा था, क्या जुड़ेगा, डिस्काउंट। तो एक बार अगर हम देखें यहाँ पर डिस्काउंट हमारे सारे जुड़ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसने कहा रुको रुको, क्या, जहाँ पर भी कॉस्ट 15,000 से ज़्यादा है, तो आप खुद देखो कॉस्ट 15,000 से ज़्यादा, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो अब हम कहें 10 और 5 15, 15 और हमारे पास में 14, यहाँ पर 9 और 2, तो 29 यहाँ पर हमारा आंसर है जो कुछ होना चाहिए इसके केस में। सो अगर हम आंसर की के अंदर देखेंगे तो हाँ 29 हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है कि मैक्सिमम। तो देखिए देखने से ही आपको सामने है जो पता चल जाएगा। एक सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं। ये रहा। देखिए अब अगर मैं इसके आंसर की के अकॉर्डिंग चलूँ तो मैं कहूँगी कि इस तरीके से होगा ड्रॉ। हाँ, तो देखिए मैक्सिमम आपसे पूछा गया है, तो मैक्सिमम के अंदर डेट ऑफ परचेज। तो अब आप क्या करने वाले हो, आप देखोगे 18, 20, 21 ये सबसे बड़ी है, 16, 19 ये सबसे बड़ी है। इनमें महीना कौन सा बड़ा है, आप कहोगे जुलाई वाला। तो आप मुझे आंसर दे दोगे 19 जुलाई 2021। हमने कहा ठीक है भाई, दे दो आंसर, सही हो गया आंसर, है ना। लेकिन अब अगर हम बात करें आंसर की तो यहाँ पर भी यही आंसर है, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी यही आंसर है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि जब हम माई एसक्यूएल का यूज़ करते हैं ना, तो माई एसक्यूएल में हम अपनी डेट को ऐसे एंटर नहीं करते हैं। अब यहाँ पर शायद ये किया गया होगा कि इसको उन्होंने वर्ड पर ही डायरेक्ट बनाया होगा, क्योंकि जब लिखते हैं आई थिंक उस टाइम पर थोड़ा ध्यान भी नहीं रहता ना, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही लिखते हैं, पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं और फिर ईयर लिखते हैं। बट माई एसक्यूएल के अंदर ऐसा नहीं होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करूँ, मैंने चलो कुछ भी 6 टेबल क्रिएट कर लेते हैं, है ना, और मैं यहाँ पर कहूँ वेरकेर, वही वाली टेबल के अंदर, है ना, वेरकेर 30, और नीचे आए हम यहाँ पर हम कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ, और उसके अंदर मैंने कह दिया डेट डेटा टाइप, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर गए, कंट्रोल V किया, और देखिए अब अगर मैं इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करूँगी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, है ना, कैसे इंसर्ट करेंगे इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए यहीं पर सेव कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है कुछ भी 6, क्या करना है, इंसर्ट वैल्यूज़ को। अब यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा नाम, मैंने लिख दिया राम, ठीक है। अब फिर आएगा आपके पास में पहले ईयर आएगा, 2002 कर दिया, फिर मंथ आएगा, चौथा महीना, और फिर तारीख आएगी, मान लीजिए 19 तारीख, और सेमीकोलन कर दिया, है ना। तो अब अगर आप इसको प्रिंट कराते हो तो ये खुशी खुशी प्रिंट कर देगा। और अब अगर आप देखते हो कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कुछ भी 6, तो देखिए क्या हुआ, इंसर्ट हो गया। बट अगर मैं इसके अकॉर्डिंग प्रिंट कराऊं, जैसे कि इसमें क्या था, पहले मान लीजिए राम को मैंने ओम कर दिया, अब इसने मुझे क्या कहा, तारीख 21, और अगर आप कहते हो ना कि मार्च करें, और फिर क्या कर रहा है 2012 या कुछ भी, है ना। तो अगर मैं अब इसको इंसर्ट करूँगी ना, तो आप देखिए कि इसको कितनी बड़ी दिक्कत है जो होगी। ये कहेगा भाई ऐसे तुम नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि ऑफिशियली अगर हम जाएं तो ये थोड़ा सा अलग, मतलब रॉन्ग तरीका हो गया, ऐसे डेट इंसर्ट नहीं हो सकती। लेकिन इसके आंसर की के थ्रू हम अंदाज़ा या फिर गेस यही लगा सकते हैं कि भाई ये वर्ड में बनाई होगी, रन किया नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि मतलब ध्यान नहीं दिया होगा, कुछ ऐसा कुछ भी हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप कहते हो कि मैम मैं वेरकेर डेटा टाइप दे देता हूँ, है ना, तो मैं कहूँगी कि चलो वेरकेर डेटा टाइप आप दे दो, वेरकेर में हम इंसर्ट कर सकते हैं बेसिकली। जैसे वेरकेर में मैंने 30 साइज दे दिया, बट फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा ना, फिर हमारा आंसर ये नहीं आएगा जो अभी आ रहा है। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V।
एक सेकेंड, इसमें भी क्या दिक्कत है? अच्छा, कॉमा हमने डाल दिया, एक सेकेंड रुकिए बच्चा। अब कुछ भी 7 और ये प्रिंट कराया। अब अगर इसके अंदर मैं वही ऊपर वाली चीज़ प्रिंट करा डालूँ तो अब मेरा ये डल जाएगा कुछ भी 7 के अंदर। दैट इज़ ओके, फाइन, है ना। लेकिन उस वक्त फिर हमारे पास में ये मैक्सिमम वाला आंसर ये कुछ आई थिंक अलग आएगा, ये आएगा। आप इसको प्रैक्टिकली वैसे देख लेना, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर ऐसे प्रैक्टिकल करती हूँ, हटाऊँ इसको, देखो 30 दिसंबर, कंट्रोल V, और दूसरा कौन सा ले लेते हैं, ये वाला सबसे बड़ा है ना, 19, है ना। तो देखो कंट्रोल C और कंट्रोल, पहले इसको डाल देते हैं कंट्रोल C, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, कुछ भी 7 के अंदर डालना था, सॉरी, ये ध्यान रखो टेबल के बारे में, है ना। तभी तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, एक आपने डाल दिया। अब यहाँ पर क्या था, दूसरे वाला रिकॉर्ड मेरे ख्याल से आई थिंक दैट वाज 19 जुलाई था ना, कॉपी ही कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं अगर इसको रन कर रही हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे रिकॉर्ड हो गए ना, तो मैं कहती हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम KUCHBHI 6, सो देखिए सॉरी 7, तो देखिए काफ़ी सारे रिकॉर्ड आ गए। अब अगर मैं यही सेम कमांड चलाऊंगी, कौन से वाली, ये वाली, है ना, मतलब इसके अंदर मैं ये मैक्स फंक्शन वाली चीज़ है जो करूँगी, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट मैक्स क्या है हमारे पास, DOB, ऊंचा करूँ, DOB, और फ्रॉम KUCHBHI 7, ठीक है। तो अब अगर मैंने किया तो देखो इसमें ये मुझे बता रहा है 21 मार्च यहाँ पर 2012, है ना। तो देखो ऐसे केस में तो 19 जुलाई हमारे पास आ ही नहीं रहा, तो मतलब कहने का कि फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है यहाँ पर रिजल्ट के टाइम पर, है ना। तो फिर अब इस अकॉर्डिंग तो इस क्वेश्चन का तो भाई क्वेश्चन मार्क ही है कि इसमें सही एग्जैक्टली आंसर उसके अकॉर्डिंग देंगे, वैरकैर के अकॉर्डिंग देंगे, या फिर हम लोग देंगे किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के, मतलब जो हमारा डेट वाला है, डेटा टाइप, राइट। वैसे इसके अंदर हमने 30 दिसंबर एंटर किया था कि नहीं किया था, 30 दिसंबर आई थिंक वी हैव एंटर देयर, 30 दिसंबर ऑल्सो, तो देखो वो फिर स्पेस ले गया हमारा, है ना। सेकेंड आंसर इंसर्ट करें, कंट्रोल C और कंट्रोल V, हाँ तो देखो, हाँ पहले देखो हमारे पास में आंसर ऐसे आया होगा, ये स्पेस आ गया ना इसके अंदर, हाँ नहीं तो हमारा 30 ही आना था आंसर बेसिकली, है ना। तो देखो अब इसमें थोड़ा सा वही है ना प्रॉब्लम, मतलब ये आ रही है कि भाई आंसर हम वैरकैर के थ्रू दें या फिर आंसर हम डेटा टाइप के थ्रू दें, लेकिन इसके अंदर जो आंसर है वो हमारा क्या है, 19 जुलाई 2021 है ना। तो भाई ऐसे करेंगे तो फिर हमारा तो ये गलत बनता है, ऐसे तो एंट्री हो ही नहीं पाएगी, राइट। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या होना चाहिए। बाकी हम लोग आगे चलते हैं, है ना, और आगे देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्नीचर, और आपके पास में आपने कहा डिस्काउंट क्या ज़्यादा है 5 से, और इसके अंदर आपने क्या कहा, लाइक T%। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, पहले तो स्टार का मतलब सारी टेबल इज गोइंग टू बी प्रिंट, ठीक है, सारी की सारी टेबल आपकी प्रिंट होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ डिस्काउंट जिसका भी 5 से ज़्यादा है, तो निकालो उनको जिनका डिस्काउंट 5 से ज़्यादा है, तो गोला कर ले, एक ये और एक ये, ठीक है। बाकी हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। हाँ तो ये वाले सारे के सारे आ गए, ओके। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हमारे पास में जिसका भी FID T से शुरू हो रहा है, क्योंकि T% का मतलब शुरू T से हो रहा है, एक तो ये है और एक ये है, बट ये दोनों साथ साथ किसके आ रहे हैं, ये। तो अब आंसर की के अंदर हमारे पास में क्या है, तो ये बिल्कुल सही है, बट जब आप इसको प्रिंट करोगे तो यहाँ इनके एट्रीब्यूट्स के नाम भी लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे वाला प्रश्न करते हैं, कहता है कि सेलेक्ट डेट ऑफ परचेज फ्रॉम द फर्नीचर टेबल। अब देखिए और की तरह है कि भाई डाइनिंग टेबल वाले भी सारे आने चाहिए, कंसोल टेबल वाले भी आने चाहिए, इरेजर कर दें इनको एक बार,
सबसे पहले आप क्या कर लो, डाइनिंग टेबल वाले है ना, सबसे पहले आप डाइनिंग टेबल वाले को गोला मार दो और फिर आप यहाँ पर कंसोल वाले को मार दो। अब उनको उनकी डेट ऑफ परचेज आपको डिस्प्ले करानी है। पहले 10 मार्च आएगा, फिर 17 नवंबर 2019 आएगा। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सही और इजी तरीके से आपका आंसर यहाँ पर आ गया। एक सेकेंड को नीचे करने दो। 10 मार्च 2020 और 17 नवंबर 2019, तो ये आंसर आपके पास में आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत हुई अभी तक? बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीके से आपके आंसर हैं जो यहाँ पर आए। आगे चलते हैं और यहाँ पर देखिए कहता है कि द कमांड विच कमांड इज यूज टू व्यू द लिस्ट ऑफ टेबल्स। तो बिल्कुल हमारी कौन सी कमांड यहाँ पर यूज होगी? बेसिकली टेक्स्ट के थ्रू ही लिख लेते हैं, शो टेबल्स। ठीक है, तो ये कमांड हम लोग यूज करेंगे जब हमें क्या करना है, हमारी टेबल के अंदर के डेटा को, सॉरी हमारी टेबल्स को देखना है बेसिकली। ठीक है, तो सारी की सारी, अगर टेबल को देखना है तो शो टेबल्स, और अगर डेटाबेस को देखना है तो शो डेटाबेसेस करेंगे। तो ये वाला हमारा आएगा कौन सा? शो टेबल्स। चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं और यहाँ पर इट इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन। तो इसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, मैंने पहले से एक टेबल बना करके रखी हुई है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। देखो इसको मैं समझा देती हूँ, पहले मैं ऐसा रन कर देती हूँ क्योंकि 2-3 टेबल बनानी है ना एक साथ, इस वजह से। ठीक है, यहाँ पर कुछ एरर है यहाँ पर। डेटाबेस नया क्रिएट करते हैं पहले, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हुई टेबल भी होगी ना। सो न्यू 1 करके क्रिएट डेटाबेस न्यू 1। ठीक है, ओहो स्पेस नहीं दिया। हाँ। अच्छा ये भी हमें नहीं बना रखा है, ओहो। न्यू 1 2 कर लेते हैं फिर। हाँ देखो कितने डेटाबेसेस क्रिएट हो गए। हाँ हाँ, एक्चुअली ये सारी चीज़ें हो रही है क्योंकि मैं भूल जाती हूँ डेटाबेस क्रिएट करके। ठीक है, तो अब मैंने ये डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अब मैंने वो सारा का सारा काम कर दिया। हुआ क्या है एक्चुअली इसके अंदर गाइस, मैंने एक्चुअली 2 टेबल बनाई इसके अंदर। पहली देखो, सेलेक्ट, टाइम सेव करने के लिए जस्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए टेबल बना ली, फिर मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बी टेबल बना ली। ये 2 टेबल और उनके अंदर डेटा डाल दिया। तो आपको पता चले कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन, इसलिए मैंने 2 टेबल बना दी। अब जब हम जॉइंस की बात करते हैं ना बच्चा, तो बेसिकली हमारे पास में कार्टिजन प्रोडक्ट होता है, इक्वी जॉइन होता है और नेचुरल जॉइन होता है। तो देखिए कार्टिजन प्रोडक्ट्स में क्या होता है, रोज रोज आपस में मल्टीप्लाई, कॉलम कॉलम आपस में जुड़ते हैं। तो देखो 3 रोज इसमें है, 3 रोज इसमें है, तो 3 3 जा हमारे पास 9 आएगा, जो भी तीसरी बनेगी जब हम कार्टिजन प्रोडक्ट करेंगे। और 2 कॉलम इसमें, 2 कॉलम इसमें, तो दोनों जुड़ करके टोटल 4 कॉलम बनेंगे। तो हम करते हैं यहाँ पर, मैंने लिख दिया A, B, तो सारी आइटम्स डिस्प्ले होंगी। तो देखो 4 कॉलम और हमारे पास में 3 3 जा 9 रोज यहाँ पर डिस्प्ले होने वाली। तो ये हमारा कार्टिजन प्रोडक्ट हो गया। अब हमारे कार्टिजन प्रोडक्ट को ही हमने क्या कर दिया, कंडीशन लगा दी यहाँ पर। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि वेयर रोल नंबर किसका, ए नाम की जो टेबल है उसका बराबर हो किसके, बी नाम की जो टेबल है उसके अंदर। राइट, तो ये दोनों बराबर हैं। तो देखिए ये मेरे पास डिस्प्ले होकर के आ गया जहाँ जहाँ बराबर है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि इसमें ना ये वाला जो कॉलम जो सेम है ना वो बार बार आ रहा है, डुप्लीकेसी हो रही है। तो मैं क्या करती हूँ इसके लिए, सेम जब हम इसको कार्टिजन प्रोडक्ट, इसका मतलब इसका जो इक्वी जॉइन निकालते हैं ना, तो यहाँ पर हमें एक शब्द लिखना होगा नेचुरल जॉइन। तो ये जो हमारे पास में रिपीट हो रहा था, कौन सा, ये वाला, ये जो रिपीट हो रहा था ना, ये हमारे पास सिंगल टाइम आ रहा है बेसिकली। तो ये कहने का यहाँ पर सिर्फ इतना सा मतलब, अगर हम इसके आंसर की को देखें तो आंसर की के अंदर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर एक सेकेंड, आंसर की पर आपके पास में लिखा हुआ है कि जॉइन इन विच द कॉलम्स ऑफ 2 टेबल्स आर कंपेयर्ड फॉर इक्वालिटी। हाँ, तो हम इक्वालिटी के लिए जो जो इक्वल है वो हमारे पास में आएगा। हमारे पास में नेचुरल जॉइन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे आइडेंटिकल हैं, जो कि सेम आ रहे हैं हमारे पास में, हमारे कॉलम्स है ना, तो वो क्या करेंगे, एक ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इक्वी जॉइन के अंदर वो दोनों के दोनों आएंगे। जैसे कि इसमें देखो रोल नंबर 2 बार आ रहा था, इसमें रोल नंबर इज कमिंग ओनली एक टाइम। तो डुप्लीकेट सी होती है किसके अंदर, कॉलम्स की, इक्वी जॉइन में, बट यहाँ पर नहीं होती है।
तो आप इस तरीके से इसको लिख करके आ सकते हो बेसिकली। चलिए आगे कहता है, यहाँ पर एक टेबल बना रखी है आपको, ठीक है, एक टेबल आपको दे रखी है। अब उस टेबल के अंदर आपको पूछा जा रहा है क्या, नीचे करते हैं इसको। ओके, सो इट इज़ आस्किंग, आपसे पूछ रहा है कि भाई इसकी डिग्री और कार्डिनैलिटी क्या है। गाइज याद रखिए, डिग्री का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, कार्डिनैलिटी टोटल नंबर ऑफ रोज। सो आप यहाँ पर क्या पाओगे कि अगर मेरी रोज कितनी है, तो रोज को अगर मुझे फाइंड करना है तो हम यहाँ पर रोज को कैसे फाइंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो कार्डिनैलिटी कितनी हो गई 6, कॉलम कितने हो गए 1 2 3 4 5, सो 5 हमारे पास में क्या हो गए कॉलम, यानी कि 5 क्या हो गई इसकी डिग्री। तो 5 इसकी डिग्री हो गई, 5 डिग्री हो गई, 5 डिग्री हो गई, और 6 क्या होगी, कार्डिनैलिटी हो गई, राइट। अब आगे वाला प्रश्न करते हैं, इसी सेम के अंदर आपसे पूछा गया है, एक बार इरेज कर लेते हैं, काफी हो गया इसके अंदर। अब इसके अंदर पूछा गया है कि विच फील्ड शुड बी मेड द प्राइमरी की, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए हमें यहाँ पर प्राइमरी की, तो देखिए प्राइमरी की शर्तें याद है आपको। प्राइमरी की कहती है कि मैं एक टेबल में एक ही हो सकती हूँ। प्राइमरी की कहती है कि जिस भी टेबल में मुझे रखोगे मैं कभी भी नल नहीं हो सकती, तो नॉट नल। जिस भी टेबल के अंदर मुझे रखोगे तो मैं हमेशा क्या बनूंगी, यूनिक बनूंगी। तो ये दोनों तीनों चीज़ें हैं ना जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो आप देखो जितने भी आपके पास में जो है यूनिक और नॉट नल है वो कौन कौन है, एक तो मूवी आईडी होगा और एक टाइटल होगा। हम इसमें से अपनी चॉइस से रखेंगे, तो हम लोग इसमें से मूवी आईडी को है जो रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये यूनिक है, राइट। तो फ्यूचर में आकर के अगर टाइटल है तो भाई किसी मूवी का रीमेक बन करके उसकी जो नाम है वो हो सकता है भाई डुप्लीकेट हो जाए, तो हम क्यों यहाँ पर रिस्क लें। तो मूवी आईडी किसी भी हाल में फ्यूचर में भी कभी भी नल जो है डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ना ही कभी नल होगा। तो हम इसीलिए इसको मूवी आईडी है जो हमारी प्राइमरी की हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा नीचे गए और के अंदर देखेंगे, और के अंदर पूछा गया कैंडिडेट की। तो देखिए जितने भी प्राइमरी कीज बनने के लायक होते हैं एट्रीब्यूट्स, वो सारे के सारे आप लोगों के आ जाते हैं किसके अंदर, कैंडिडेट की के दर्जे में आ जाते हैं। तो कैंडिडेट की में से ही हम प्राइमरी की का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब इसमें 2 प्राइमरी की बनने के लायक थे, मैंने जैसे अभी बताया, टाइटल भी और मूवी आईडी भी, तो दोनों के दोनों हमारी क्या होंगी, कैंडिडेट कीज हो जाएंगी, ठीक है। अब कहता है नीचे, अच्छा नीचे कुछ और चीज़ बोली गई है, बट बेसिकली इसका आंसर यहाँ पर देखते हैं। तो मूवी आईडी क्या होगी, प्राइमरी की हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई है और कभी भी कोई भी रिकॉर्ड नल नहीं होगा। आगे देखिए, अगर हम बात करते इसकी मूवी टाइटल और मूवी आईडी, ये दोनों के दोनों हमारे क्या होते, कैंडिडेट कीज हो जाते। आगे वाले में कहता है कि कंसीडर करिए कि आपके पास में एक और टेबल है स्केड्यूल नाम से। अब उसके अंदर आपसे पूछा गया है कि विच फील्ड विल बी कंसीडर्ड एज फॉरेन की। तो फॉरेन की कैसे पता चलेगा, दोनों में जो सेम होगा। तो मूवी आईडी यहाँ पर है और इधर भी आपके पास में मूवी आईडी है, तो फॉरेन की कौन सी हो गई, मूवी आईडी। तो इसीलिए आपके पास में द आंसर दैट इज गिवन मूवी, ठीक है। तो अभी तक हमने सेक्शन ए को यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में ये सेक्शन बी है। आई होप आपको सेक्शन ए बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहता है सेक्शन बी के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन, जूली हैज़ क्रिएटेड अ डिक्शनरी कंटेनिंग नेम्स। इमेजिन करते जाइए साथ साथ कि भाई एक जूली नाम की लड़की है, उसने क्या किया है कि भाई एक हैज़ क्रिएटेड अ डिक्शनरी जिसके अंदर आपके पास में नेम और मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, नेम एंड मार्क्स एज की एंड वैल्यू पेयर। तो इमेजिन करिए कि एक डिक्शनरी होगी, उसके अंदर नेम है वो की के तौर पर आ रहे हैं और उसके मार्क्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं वैल्यू के केस में आ रहे हैं, ठीक है। और 6 बच्चे हैं, 6 मतलब 6 बच्चों का रिकॉर्ड है, यानी कि उसकी लेंथ कितनी होगी डिक्शनरी की, 6 होगी। अब आपको उसने क्या बोला है, एक प्रोग्राम बनाने के लिए बोला है विद सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो 2 फंक्शंस आपको बनाने होंगे, एक होगा पुश का, एक होगा पॉप का। अब है क्या, फॉर एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एक डिक्शनरी आपको दे ही रखी है, तो हम इसी को कॉपी करेंगे। अब उसका आउटपुट भी आपको बेसिकली दे रखा है। अब हम इन दोनों फंक्शंस को पढ़ लेते हैं। कहता है कि पुश द कीज को पुश करना है, क्या है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर नेम ही है, ऑफ द डिक्शनरी इनटू अ स्टैक। गाइस समझ में आई चीज, आपकी डिक्शनरी के अंदर
कि जो कीज है ना, आपको उनको उठा करके स्टैक में डालना है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास में यहाँ पर कोई जो है सामान लेकर के आया, काला कलर है, सफ़ेद करते हैं, कोई आपके पास में सामान लेकर के आया। ठीक है, तो यहाँ पर 6 मतलब एक उसके पास में यहाँ पर मान लो कोई और चीज़ है, यहाँ पर कोई और चीज़ है, फिर यहाँ पर कोई और चीज़ है, यहाँ पर कोई और चीज़, तो ऐसे उसके पास में 6 चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अब आप क्या कर रहे हो, इसमें से ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको उठा करके किसी और हिस्से में डालना है, और वो और हिस्सा कौन है, आपका स्टैक है। तो इसमें आप उसके नाम भरते जाएंगे। अब एक और ट्विस्ट वाली चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपको नाम तो डालना है स्टैक के अंदर, लेकिन आपको उनका डालना है जिनके भी वेयर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, यानी कि उनके जो नंबर हैं बच्चों के, वो 75 से ज़्यादा है उनके। समझ में आई चीज़? अगर समझ में आ गई तो अब हम इसको करते हैं। तो देखिए, थोड़ा बहुत समझ में भी आया तो आप करना स्टार्ट कर दो, बाकी चीज़ें होती रहेंगी। अब हम यहाँ पर एक डिक्शनरी ले लेते हैं और फिर फोर लूप चलाते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं डेफ और फंक्शन के अंदर यहाँ पर क्या करेंगे, PUSH पुश, क्योंकि उसे नाम वाम कुछ नहीं बताया, तो हम यहाँ से एक स्टैक को रिसीव करेंगे और कौन सी वैल्यू है बेसिकली उसको भी हम लोग रिसीव करने वाले हैं। और क्या कराएंगे पता तो है कि भाई अपेंड कराएंगे, फ़िलहाल के लिए स्टॉप रुकते हैं और एक स्टैक जो है एक ले लेते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिक्शनरी जो हमने ली है उसको हम ट्रावर्स कर देते हैं R। अब आई के अंदर क्या आएगा, पहली की आएगी, ओम आएगा, फिर जय आएगा, फिर बॉब आएगा, फिर अली, फिर टॉम, ये सारे आएंगे, है ना। सो ये सारे आएंगे तो हम क्या करेंगे, पुश फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर हम स्टैक को भेजेंगे और स्टैक के अंदर वो वैल्यूज़ को हम लोग भेजेंगे। ठीक है, कौन सी वाली वैल्यूज़, आई को। ठीक है, तो अभी देखो बेसिकली क्या समझ में आता है, आई के अंदर क्या आएगा, पहले ओम आएगा, फिर जय, फिर बॉब, फिर अली, फिर टॉम। तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे किसके अंदर, एक सेकेंड, किसके अंदर, आई के अंदर। और हम यही वैल्यूज़ बार बार उसको भेज रहे हैं, तो वो वहाँ पर क्या करेगा, वो वहाँ पर वो जो स्टैक आपने भेजा है ना उसके अंदर उनको अपेंड कर देगा, किनको, वैल्यूज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ होगी आपके पास में। हाँ, अभी वो 75 वाला करते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पर इतना करके देख लें और एक बार प्रिंट करते हैं हमारे स्टैक को। तो देखिए, अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो ये मुझे, हाँ, सारे के सारे रिकॉर्ड आ गए, लेकिन उसने कहा कि जिसके भी मार्क्स हैं वो 75 से ज़्यादा है उनको स्टैक के अंदर डालना है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इफ़ हमारे पास में जो आई किसका, स्टैक नहीं, आर का जो, एक सेकेंड, आर का जो आई है अगर वो ज़्यादा है 75 से, है ना, तो उसके अंदर क्या हो, वो आइटम्स पुश हो। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो दैट इज कमिंग ओम, बॉब, अनु और टॉम। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने स्टैक को उल्टा प्रिंट कराना चाहिए। ठीक है, तो अब हम एक बार स्टैक को उल्टा प्रिंट एक बार के लिए ऐसे ही करा देते हैं, है ना, -1। तो अब आएगा हमारे पास में, ठीक है, तो ये वाला, तो अभी क्या आया, टॉम, अनु, बॉब और ओम, बॉब और ओम। हाँ, अब बेसिकली इतना नहीं करना है, इसके बाद में अगले वाले में एक्चुअली आपका आंसर डिस्प्ले तो यहाँ कराना था, वो तो मैंने अभी तक इतना किया है, सही किया है कि नहीं किया उसके तौर पर हमने इसको किया था। अब चलिए दूसरे वाला एक और फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखना है आपने पॉप फंक्शन। ठीक है, नाम कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम पॉप कर रहे हैं, तो पॉप एंड डिस्प्ले कुछ भी नाम दे दो। तो पॉप फंक्शन हमने नाम दिया, अब उसके अंदर पॉप भी कराना है और डिस्प्ले कराना है उन आइटम्स को जिनको आप डाल रहे हो। ठीक है, जिनको आपने अपने स्टैक के अंदर डाला था, और अब उनको धीरे धीरे डिलीट भी करते जाना है। ठीक है, तो यानी कि तुम्हें बेसिकली सारा का सारा स्टैक है जो यहाँ पर डिलीट करवाना है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस फंक्शन के नीचे एक मैंने डेफ क्या किया, POP पॉप बनाया। अब उसके अंदर भी स्टैक भेज देते हैं और कोई वैल्यू, इस लास्ट वैल्यू ही डिलीट होगी। चलिए रिटर्न ही करा देते हैं, रिटर्न और स्टैक नहीं, हाँ, स्टैक डॉट POP पॉप। तो ये वैल्यू कहाँ पर जाकर के रिसीव होगी, यहाँ से कॉल करा देते हैं। ठीक है, वाइल ट्रू। सो अगर हमारे पास हमारा स्टैक है ना, तो इक्वल्स टू 0, यानी कि उसकी जो लेंथ है
है ना। इफ अगर वो क्या है खाली है तो ब्रेक कर जाओ, और अगर खाली नहीं है, अगर खाली नहीं है सो क्या कर जाओ, हमारे पॉप को कॉल करें। ठीक है, प्रिंट भी तो कराएंगे क्योंकि वहाँ से आंसर रिटर्न होगा, POP पॉप, और उसके अंदर आपने स्टैक को भेज दिया। ठीक है, तो इतना कराएं क्योंकि हमें डिस्प्ले भी कराना था इसके अंदर। सो बिल्कुल टॉम, अनु, बॉब और, तो अब आप इसके अंदर एक चीज़ कर सकते थे, दैट व्हाट यू कैन डू, END स्पेस, है ना। तो दैट इज कमिंग ऐसे, टॉम, अनु, बॉब और ओम। तो अगर देखें यहाँ पर टॉम, अनु, बॉब और ओम, देखते हैं अगले वाला क्वेश्चन क्या होगा। हाँ, अगले वाला यहाँ पर और के अंदर भी है ना। और के अंदर देखो क्या आया बेसिकली, अगर हम देखें तो देखिए हाँ, कहता है कि अलम हैज़ अ लिस्ट जिसके अंदर 10 इंटीजर है। ठीक है, और कहता है कि यू नीड टू हेल्प हिम क्रिएट अ प्रोग्राम विद सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने, 2 फंक्शन बनाने। ट्रावर्स द कंटेंट ऑफ द लिस्ट एंड पुश द इवन नंबर्स इनटू द स्टैक। गाइस आपके पास में एक लिस्ट है, कौन से वाली, ये वाली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें से इवन को ढूंढना है। ठीक है, तो जितने भी इवन है आपको बेसिकली उनको ढूंढना है, और आपको क्या करना है, उनको स्टैक के अंदर शिफ्ट करना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, बस वही डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसको हम डिलीट नहीं करेंगे, सेम के अंदर ही करते हैं। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर वही 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 सेम टू सेम ले लेते हैं, और Ctrl+C, देखो उसी प्रोग्राम को ही हम बना देंगे, Ctrl+V। ठीक है, तो ये हमारी एक पूरी की पूरी लिस्ट है जो हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, आई के अंदर क्या आएगा, N में से निकल करके डेटा आएगा, पिछली बार डिक्शनरी में से आ रहा था। अब यहाँ पर हम आई को चेक करेंगे क्या, कि वो %2 क्या वो बराबर है 0 के, क्योंकि तभी तो वो इवन होगा ना। अगर ऐसी बात है तो पुश कर दो, बस सेम टू सेम हमारा इतना सा कोड है जो चल जाएगा। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें बताएगा 38, 22, 98, 56, 34, 12। तो क्या यही आंसर आ रहा है, 38, 22, 98, 56, 34 और 12, बिल्कुल सेम टू सेम हमारा इसके लिए चल गया। तो अब हम एक बार ऑफिशियल आंसर की के अंदर का आंसर देख लेते हैं। तो ऑफिशियल आंसर की के अंदर क्या कहा है, पुश बना दिया। ठीक है, पुश कर दिया। अब पॉप भी आपने यहाँ पर किया है, तो पॉप में बेसिकली हमने ये ऐसे लिख दिया, और चाहे आप लेंथ नाम से कर दो, है ना। तो इसने रिटर्न नैन कर दिया, हमने रिटर्न नैन किया नहीं, हमने उसी के अंदर ही डाल दिया कि भाई अगर जो है खाली है तो ब्रेक कर जाए, है ना। तो यहाँ से सही था, एक एक करके हम गए वैल्यूज़ को लेकर के, और जो भी बड़ी थी 75 से नहीं लेकर के तो यहाँ पर गए, तो के अंदर कीज़ आएंगी, और जो भी कीज़ की वैल्यू 75 से ज़्यादा होगी तो वो हम इस स्टैक को लेकर के गए, और वो कीज़ को लेकर के गए, तो वो फिर हमारे स्टैक के अंदर एक एक करके इंसर्ट होती गई। फिर इधर हमने क्या कर दिया, एक इन्फिनिटी लूप चला दिया, और जब तक हमारा लूप खाली ना हो जाए तब तक ये डिलीट करता जाएगा, और खाली होते ही ब्रेक मार के बाहर आ जाएगा। सेम टू सेम कोड इसके लिए लिखा है, बस हमने डिक्शनरी को लिस्ट बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज किया, दैट्स इट। थोड़ा सा चेंज यानी कि उसमें हम कीज़ को चेक कर रहे थे, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ उस लिस्ट के अंदर की आइटम्स को यहाँ पर जो है एक करके देख रहे हैं। बाकी हमने कोई भी इसमें चेंज नहीं किया, सिंपल दोनों के दोनों सेम है। फ्री के 3 नंबर देने के लिए आपको आए, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि एक टेबल है आपके पास में जिसका नाम दिया गया है इसके अंदर आइटम टेबल। ठीक है, तो आइटम टेबल आपके पास में नाम है, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट दे रखे हैं आपको, प्राइस हो गया, आइटम कोड हो गया, और आइटम नेम हो गया, क्वांटिटी हो गया। अब आपको बोला अच्छा नया कॉलम आपको जोड़ने के लिए इसके अंदर बोला गया है। ठीक है, और उस कॉलम का नाम दिया है डिस्काउंट, और डेटा टाइप इज इंटीजर। ठीक है, तो अब आप क्या करो, एक टेबल क्रिएट कर लो, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, ओके, उस टेबल का नाम आपने क्या देना है, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम आपने दिया है आइटम। ठीक है, और देखिए पहले वाला हम यहाँ पर करते हैं Ctrl+X,
कंट्रोल वी, और इसका डेटा टाइप आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, तो हम इसका इंटीजर ही देते हैं। इसका हम अंदाजे से लगा लेते हैं भाई क्या है, वैर कैर होना चाहिए। ठीक है, तो वैर कैर में 20 या 50 या कुछ 10 कुछ भी दे दो, हमने वैल्यू तो डालनी नहीं है। फिर हमारे पास आता है क्वांटिटी और प्राइस। सो क्वांटिटी के अंदर हम बेसिकली लिखते हैं यहाँ पर इंटीजर कॉमा, और प्राइस के अंदर भी हमने लिख दिया इंटीजर, बंद कर दिया। सो एक टेबल हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली। एक सेकेंड बच्चा, ठीक है। अब क्या हो गया, एक सेकेंड रुकिए, कोई गलती हो गई क्या? प्राइस इंटीजर क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आइटम कोड, आइटम नेम सही तो है, प्राइस और वेर कैर, दिक्कत कहाँ है? एक सेकेंड पढ़ने दो, क्या दिक्कत है? एक सेकेंड, क्वांटिटी और प्राइस इंटीजर, PRICE इंटीजर सही तो है, ठीक है। मेरे ख्याल से ना पिछली बार क्या किया होगा, आई थिंक हमने आधा ही मैंने प्रिंट कराया होगा, मे बी हो सकता है इसलिए, आई डोंट नो व्हाट वाज द मिस्टेक प्रीवियसली, है ना, क्योंकि सेम कोड तो कॉपी करके दोबारा करते। चलिए खैर, अब हमारे पास में ये बना है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास में ना जैसे DESC और टेबल का नाम इज आइटम, है ना। तो देखिए ये सारा डेटा आपके पास में इसके अंदर आ गया, यानी कि ये सारे एट्रीब्यूट हैं इसके अंदर, है ना, ये सारे एट्रीब्यूट हैं। लेकिन आपको क्या करना है, एक नया और एट्रीब्यूट डिस्काउंट नाम का इसमें डालना है। तो गौर से सुनिए, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, आइटम। क्या करना है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड करना है, क्या, डिस्काउंट, और उसका जो डेटा टाइप है दैट इज इंटीजर, दैट्स इट गाइस। सब आप DESC करोगे तो इसके अंदर एक और डेटा जो एट्रीब्यूट है वो इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो अगर आप लिखते यहाँ पर तो कैसे लिखते, मैं आपको अगर लिख करके भी बता दूं, तो आप क्या करोगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम आइटम, क्या करना है, ऐड करना है, ऐड क्या करना है, डिस्काउंट को, और क्या डेटा टाइप है, इंटीजर से। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड कर दीजिए, नया एट्रीब्यूट और उसका नाम। अब देखिए आगे वाले प्रश्न के अंदर बेसिकली क्या रहा है, कैटेगराइज द फॉलोइंग कमांड्स इनटू द DDL एंड DML कमांड्स। सो इंसर्ट इनटू, ठीक है, ड्रॉप टेबल, ऑल्टर टेबल और अपडेट सेट। तो आपको DDL या DML बताना है। तो देखिए DDL और DML बताने के लिए आप देखिए, एक हमारे पास मान लीजिए मतलब एक देश है, उसका नाम है SQL, ठीक है। उसके 2 सेनापति हैं, एक है उसका सेनापति DDL और दूसरा सेनापति है उसका DML, ठीक है। इस देश में जब भी किसी का घर बनना होगा, किसी के घर में कमरा बनाना होगा, तो यानी कि जब इस स्ट्रक्चर के ऊपर काम आएगी ना उस कंट्री की, है ना, या उस देश की, तो हम इसके पास में चलेंगे। जब इसको क्रिएट कराना है तो ये कहेगा क्रिएट करा दो नया घर। उस किसी बने हुए घर के अंदर अगर आप चेंज करते हो तो ये ऑल्टर को बुलाएगा। अगर आपको उसको तुड़वाना हो, डिलीट कराना हो, तो आप क्या करोगे, ड्रॉप, मतलब ये इनको कॉल करेगा। बट जब उसके अंदर के सामान की, मटेरियल की बात हो रही होगी, यानी कि टेबल के अंदर के डेटा की, तो आपको नया डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट, आपको पुराने डेटा में कोई चेंज करना है तो अपडेट, आपको कोई डेटा डिलीट करना है तो डिलीट, ठीक है, सेलेक्ट, ठीक है। तो ये सारी कहानियां हैं जो इसके अंदर यूज होंगी। तो अब बेसिकली अगर आपने यहाँ पर लिखा है क्या, आपने यहाँ पर लिखा सबसे पहले इंसर्ट, है ना। तो देखिए एक सेकेंड ब्लू ले लेते हैं, हाँ इंसर्ट। तो इंसर्ट यानी कि क्या करना है, इंसर्ट डेटा, डेटा किसका करना है, एक तरफ आपने लिख लिया यहाँ पर DDL, है ना, और एक तरफ आपने लिख लिया यहाँ पर DML, ठीक है। तो इंसर्ट किसके अंदर है, बिल्कुल ये किसके अंदर है, हमारे DML के अंदर, सॉरी, हाँ, इंसर्ट डेटा करना है यानी कि DML, ठीक है। ड्रॉप यानी कि टेबल को डिलीट करना है, तो टेबल की बात हो रही है तो DDL, ठीक है। ऑल्टर बिल्कुल टेबल की बात हो रही है तो DDL। अब हमारे पास में अपडेट किसको करोगे, रिकॉर्ड को, डेटा को, तो DML, राइट। तो इस तरीके से हमारा यूज़ है जो होगा। अब हमारे पास में एक प्रश्न बचा है और ये है कुछ आपको अपना जो है डेटाबेस क्रिएट करना है, उसको यूज़ करना है, फिर उसके अंदर आपको एक टेबल है जो यहाँ पर क्रिएट करनी है,
ठीक है, तो बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल आपका है, अभी इसको कराते हैं। तो चलिए बच्चा, अगला प्रश्न यहाँ पर करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद में, है ना। काफ़ी लंबा पेपर है हमारा, लंबा खैर कहेंगे कि समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप करोगे जब इसको, अगर आपको आता हुआ तो इतना टाइम नहीं लगेगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पर अगली बार में हमें ये कहता है यहाँ पर कि हमें क्या करना है, एक डेटाबेस है जिसको हम लोग क्रिएट करेंगे। एक सेकेंड, डेटाबेस जिसको हम क्रिएट करेंगे और इसका नाम है, इसने माई अर्थ दिया। तो आप डेटाबेस क्रिएट करने की कमांड कैसे लिखोगे, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम जो कि है माई अर्थ। ठीक है, अब कहता है कि चारू हैज क्रिएट अ डेटाबेस जिसका नाम है माई अर्थ। शी नाउ नीड्स टू क्रिएट अ टेबल, द टेबल नेम इज सिटी। अब कहता है कि इन द डेटाबेस टू स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेरियस सिटीज अक्रॉस द ग्लोब। ओके, तो बस आपको कुछ डेटा एंटर करने के लिए तो नहीं बोला गया है, जस्ट आपको टेबल क्रिएट करने के लिए बोला है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूंगी और बोलूंगी कि भाई कितना टाइम लगेगा टेबल क्रिएट करने के लिए, अगर मैं आपको कहूंगी कि जितनी देर में शायद मैं इस क्वेश्चन को अभी तक बोली हूँ, इससे भी कम टाइम आपको लगेगा। मैं आपको करके बताती हूँ कैसे। तो एक बार हम लोग सीक्वल को ओपन कर लेते हैं, माई एसक्यूएल को। पासवर्ड एंटर करेंगे तो पासवर्ड इज ओके। अब यहाँ पर पहले सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस एंड इट इज, है ना, माई अर्थ। तो कहता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, शायद मैंने इसको बनाया होगा। तो इसको ड्रॉप कर लेते हैं, ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम इज माई अर्थ, राइट, दैट इज ड्रॉप्ड। तो अब चलिए हमने क्रिएट कर, यही नाम बोला था ना, यही नाम बोला था ना, माई अर्थ। हाँ, वैसे तो कैपिटल में बोला था बट इट्स ओके। तो ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। तो अब देखिए बच्चा, मैं यहाँ पर कैसे जो है जल्दी से जल्दी क्रिएट कर देती हूँ टेबल को। जैसे कि सिर्फ आप क्या करो, यहाँ से उठाओ इसको, सारा का सारा डेटा, ये वाला नीचे ले आओ इसको, कहाँ तक, यहाँ तक करना ना, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, पेपर में तो कॉपी नहीं करोगे, बट यहाँ पर क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या बोला था, आई थिंक सिटी, और ये था, और बंद करना था, और सेमीकोलन था। इन बिटवीन वो जो सारा मटेरियल है ना, उसको एक बार आप कॉपी कर दो। ठीक है, हम कॉपी करा लिया। अब क्या होगा, आते हैं, ताकि इसे अच्छे से समझ में आ जाए बेसिकली। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम ब्लैक कलर दे देते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ओके। और फिर फर्स्ट एट्रीब्यूट सिटी कोड, उसका डेटा टाइप, कॉमा। फिर दूसरा उसको शायद प्राइमरी की बनाना था हमने, है ना, तो उसको चलिए प्राइमरी की बना दिया। अब यहाँ पर कॉमा लगाए, फिर सिटी नेम कैर, कॉमा। फिर आता है आपके पास में साइज इंटीजर, ओके। अब इसको मिटा देते, कॉमा। ठीक है, अब इसको मिटा करके कोमा। अब कहता है कि AVG टेम्प कितना है, इंटीजर, पॉपुलेशन इंटीजर। देखिए, मैंने खुद से कुछ भी नहीं किया सिवाय कॉमा लगाने के। दैट्स इट गाइस, इट इज़ क्रिएटेड, वाओ। तो अरे, डेटाबेस सेलेक्ट नहीं, तो ऑफ कोर्स हमें कायदे से अब उस माई अर्थ को जो है यूज़ भी करना होगा, और फिर हम यहाँ पर बनाएंगे अपनी टेबल। सो गाइस, हियर इट इज़ योर टेबल। तो देखिए क्या किया हमने, अगर मैं यहाँ पर समझाऊँ तो सबसे पहले हमने एट्रीब्यूट का नाम, उसका डेटा टाइप, और फिर उसका जो भी कंस्ट्रेंट है, एट्रीब्यूट का नाम, डेटा टाइप, कॉमा, एट्रीब्यूट का नाम, डेटा टाइप, कॉमा, एट्रीब्यूट डेटा टाइप, एट्रीब्यूट डेटा टाइप, कॉमा, एट्रीब्यूट डेटा टाइप, और ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, राइट। तो बिल्कुल हमें जो पूछा गया था यहाँ पर हमने एग्जैक्टली वैसे ही किया है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर कर देनी है, यूज़ डेटाबेस ज़रूर लिख देना बेसिकली, राइट। क्यों, क्योंकि ये चीज़ बताने की नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप यूज़ करोगे तभी तो आप इस टेबल को क्रिएट कर पाओगे, राइट। तो बिल्कुल ये 3 नंबर आपकी झोली में चले। अब इस नंबर को अगर आप छोड़ करके आते हो, दैट मीन्स हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, ठीक है। ये नंबर आपको छोड़ने नहीं है। अब कहता है कि राइट क्वेरी
टू आ डेटाबेस ऑन द टेबल, कौन सी टेबल है, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। अच्छा जी, दो टेबल आपको दी जाएंगी, एक तो एम्प्लॉय का टेबल हो गया और दूसरा डिपार्टमेंट का टेबल। ठीक है, देखिए इसमें भी इसने देखो यही वाली चीज़ की है जो हमने की थी ऊपर, कि भाई इसने यहाँ पर देखो 23 जनवरी 1978 ये दिया, और ऐसे होती नहीं है एंट्री, हो सकती है लेकिन इट शुड बी फिर वेर कैर। अब पता नहीं क्या सोच करके किया है, मे भी हो सकता है कि वो हमसे ही इस चीज़ को इमेजिन करवाना चाह रहे हो कि भाई माई एसक्यूएल के अंदर तो ऐसे नहीं होगा, कि हमें वो इमेजिन करके फिर आंसर करने हो, है ना। क्योंकि आंसर जो आया था ऊपर क्वेश्चन का, आई थिंक 19 जुलाई आया था 2021, जो भी आया था, बट बेसिकली उस आंसर के तौर पर हम ये आइडिया लगा रहे हैं, है ना। बाकी इस क्वेश्चन को करते हैं। कहता है कि टू डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट वाइज, ऑल द एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट वाइज। देखिए 99% श्योर नहीं है, 99% आपको कहते हैं कि जब भी ग्रुप बाय लगना होगा ना जिस भी प्रश्न के अंदर, वहां पर आपको या तो डिपार्टमेंट वाइज जो भी है, जैसे डिपार्टमेंट का यहाँ पर निकालना है, या फिर ईच डिपार्टमेंट, ईच या वाइज ऐसे शब्द हैं जो दिए होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज आपको बोला है कि सबकी एवरेज सैलरी है जो निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो ये एम्प्लॉय वाली टेबल है उसके अंदर कहाँ ग्रुप बन रहे हैं, इसका आपको बनाना नहीं, क्योंकि ये आईडी है और सबकी यूनिक होगी। नाम के कहाँ ग्रुप बनेंगे, डेट ऑफ बर्थ का भी नहीं बनेगा। हाँ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास में देखो ये 2 बार आ रहा है, तो ऑफकोर्स इसका ग्रुप बनेगा, और हमें डिपार्टमेंट का ही ग्रुप है जो बनाना है, तो बस इसका बना लिया हमने ग्रुप यहाँ पर। बाकी तो फिर ये डेजिग्नेशन और ये सैलरी है, इसमें ग्रुप ही हमारा एक का ही बन रहा है, और ये कुछ नहीं दिया तो इसको आप नल कंसीडर करने वाले हो। ठीक है, इसकी टेबल पहले बनाना और उसके बाद में ये चीज़ करना। तो बेसिकली अगर मैं इसकी कमांड लिखती हूँ तो कैसे लिखूंगी, तो देखिए मैं फ्रॉम से स्टार्ट करूंगी, एम्प्लॉय ग्रुप बाय। ठीक है, अब किसके थ्रू बनाना है मुझे, यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू, है ना, डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू। इतना बन गया, अब इसको सीधा ले आओ, जो आपने यहाँ लिखा है वो आप इसके साथ लिखोगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, और हमें निकालना क्या था, एवरेज निकालना, क्योंकि एवरेज ही तो लिखा हुआ AVG, और किसका एवरेज निकालना है, सैलरी का। बस हो गया हमारी कमांड। इसको रेड कलर कर देते हैं, अब बोल्ड वगैरह तो शायद होगा नहीं है, राइट। तो ये हमारी सिंपल सी क्वेरी है जो चल गई किसके लिए, इस प्रश्न के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब अगर मैं इसका आंसर भी देख लूँ तो आंसर देखते हैं बेसिकली या, ठीक है, तो कहता है सैलरी निकाल दो, यहाँ पर सैलरी निकाल दो, एवरेज निकाल दो उसका, सॉरी सेलेक्ट कर लो सैलरी का एवरेज, और एम्प्लॉय नाम की टेबल से और ग्रुप बाय कर दो डिपार्टमेंट। अब बेसिकली आप इसको यहाँ पर लिख करके आओ, क्योंकि तभी यहाँ पर, क्योंकि तभी इस ग्रुप बाय का आंसर है जो बेसिकली समझ में आएगा, है ना। तो देखिए अब अगला करते हैं और इस सब को एक बार इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर अगला पढ़ते हैं, और अगला कहते हैं कि अगला कहता है कि डिस्प्ले, ठीक है, सेलेक्ट का यूज करना है, क्या डिस्प्ले कराना है, नेम को, ठीक है, और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो यानी कि रिस्पेक्टिव का मतलब है कि जिसका भी जो नाम है, ठीक है, जैसे ये नाम है, और जैसे अलीशा कौन से डिपार्टमेंट में काम करती है, D01 यानी कि पर्सनल में, और फिर नवजोत है D03 यानी कि प्रोडक्शन में, है ना, फैज़ है ये D001 यानी कि पर्सनल में। तो ऐसे मुझे बताना है टेबल के अंदर, तो यानी कि दो टेबल को आपस में ज्वाइन करने की बात हो रही है ना। तो दोनों को हमें क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। कहता है कि नेम ऑफ ईच एम्प्लॉय हुज, बट जो डिस्प्ले होंगे ना वो होंगे डिस्प्ले जिसकी सैलरी 50 से ज़्यादा है। तो देखिए ज्वाइन की कमांड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी कमांड्स के अंदर से एक है। एक ग्रुप बाय हो गया और एक ये ज्वाइन हो गया। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, इट इज़ वेरी वेरी ईजी। अब देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। देखिए इसकी कमांड के लिए आपको तरीका बता देते हैं। देखो सबसे पहले देखो मुझे सेलेक्ट क्या करना है, आप खुद देखो। सेलेक्ट में इसने बोला है कि नेम और उसका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। सो इसका नाम है DPTNAME, ऐसे है ना, DEPTNAME ऐसा दे रखा है। फ्रॉम कौन सी टेबल है, एक तो एम्प्लॉय टेबल से है और दूसरा डिपार्टमेंट टेबल से है। ठीक है, अब इतना हो गया। अब यहाँ पर हमें इक्वी ज्वाइन करना है, तो हम वेयर क्लॉज लगाएंगे और कहेंगे
जहां पर भी एम्प्लॉय का क्या हो, DEP ID बराबर हो किसके, डिपार्टमेंट डॉट DEP ID के बराबर हो, और साथ ही साथ क्या हो, उसने क्या कंडीशन दी है, जो सैलरी है वो क्या हो, ग्रेटर देन, मोर देन हो, इक्वल्स टू भी नहीं बोला हो, 50,000 से ज़्यादा हो, सेमीकोलन। तो हमारी ये क्वेरी चल गई इसके लिए, दैट्स इट। समझ में आई चीज़? ठीक है, तो देखो अब मैं इसको इसमें भी एक बार चेक कर लेती हूँ और बता देते हैं। देखो क्या चीज़ होती है, आपको क्या सेलेक्ट करना था बेसिकली, यू हैव टू सेलेक्ट नेम, ठीक है, और डिपार्टमेंट। इसका एक तो एम्प्लॉय टेबल का और एक डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर आपको लगाना है कि जिसकी भी फॉरेन इसके अंदर तो वो सेम नाम के एट्रीब्यूट है, तो इस ये वाली टेबल का और डिपार्टमेंट टेबल का, क्योंकि एक फॉरेन की है और वही वहाँ पर प्राइमरी की है, तो दोनों जहाँ पर बराबर होंगे उसका रिकॉर्ड चाहिए, और साथ ही साथ जिसकी सैलरी 50 से ज़्यादा है ये आपको चाहिए। तो बस हो गया, सारे जॉइंट्स की कमांड इसी तरीके से ही लगेंगे। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, सिर्फ शुरुआत करने की देरी है। राइट, वैसे मैंने आपको ज्वाइन इसी चैनल के ऊपर करा रखा है, तो आप उसको एक बार देख लेना, उसके बाद तो आपको रायता लगेगा, हलवा लगेगा, सॉरी, है ना, रायता कह लो, हलवा कह लो, दोनों टेस्टी हैं अपनी अपनी जगह पर। तो देखिए आगे कहता है यहाँ पर, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज नॉट नोन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कहता है टू डिस्प्ले द नेम, ठीक है, एक बार इसको साथ ही कर लेते हैं। देखो जैसे डिस्प्ले आया तुम्हारे सामने, तो तुम्हें सबसे पहले क्या दिमाग में आता है कि यार सेलेक्ट करा दो, क्या करना है, नेम को ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है, हुज सैलरी, वेयर सैलरी इज हु सैलरी इज नॉट नोन, ठीक है, तो नॉट नॉन का मतलब है कि नल होनी चाहिए। नल छोटे बड़े में आ सकता है, बट यूजुअली हम कैपिटल में लिखते हैं। इतना हो गया। कहता है कि इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो, चाहे आपके सामने असेंडिंग ऑर्डर हो, डिसेंडिंग ऑर्डर हो, इन दैट केस वी आर यूजिंग ऑर्डर बाय, और किसके अकॉर्डिंग है, नेम्स के अकॉर्डिंग, दैट्स इट। देखो कितना ईजी, कितना सिंपल है। ये आपको फ्री के नंबर बेसिकली मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस अगर की हैं, उसमें मैं 1000 क्वेश्चंस करा रही हूँ आपको एग्जाम से पहले, मोर देन 1000 कह लो, तो इतने कर लोगे अगर आप, तो पेपर में तो ऐसे क्वेश्चन जाने नहीं दोगे कहीं ना। तो देखिए बस ऑर्डर बाय, अब देखो यहाँ पर ऑर्डर बाय में आप ये भी लगा सकते थे, ASC भी लगा सकते थे, क्योंकि वो असेंडिंग के लिए यूज़ होता है, और फिर आप सेमीकोलन लगा देते, और डिसेंडिंग के लिए DESC यूज़ होता। चलिए खैर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, कहता है कि टू डिस्प्ले द डिपार्टमेंट ID फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय विदाउट रिपीटेशन। तो जैसे ही ये शब्द आया मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, क्या, रिपीटेशन हम नहीं करवाना चाहते। तो देखो सेलेक्ट डिपार्टमेंट ID फ्रॉम एम्प्लॉय, सो कहेंगे कि वेयर, वेयर वाली तो कंडीशन ही नहीं है, बस इतना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपके सामने सारे डिस्प्ले हो जाएंगे जिनकी रिपीटेशन भी हो रही है, बट वी वांट रिपीटेशन वाले ना हो, तो उसके लिए एक शब्द आता है दैट इज डिस्टिंक्ट। तो ये क्या करता है, एक तरीके से आप कह लो कि रिपीटेशन जितनी भी हो रही है उसमें से सिंगल सिंगल एंट्रीज को प्रिंट है जो कराता है। ये आपने किया भी होगा, अगर आपने इसको एक बार भी किया है तो दैट यू हैव डन। आगे देखिए क्या कहता है, गिव टू एडवांटेजेस ऑफ जो है हमारी ये स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, इसको भी मैं बताती हूँ। और आगे आपके पास में है WW और वेब होस्टिंग के बारे में जो है आपको लिखना है कुछ। देन आपके पास में यही एक क्वेश्चन है, एक और क्या, आपको दिया गया है कि हाउ इज पैकेट स्विचिंग डिफरेंट फ्रॉम सर्किट स्विचिंग। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन है आपके पास में, और कितने नंबर के, 4 नंबर। सो इसको हम करते हैं यहाँ पर, इस प्रश्न को। तो यहाँ पर चलिए इसको करते हैं, और कहता है कि गिव 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। और दूसरा क्वेश्चन है WW और वेब होस्टिंग के बारे में आपको 2-2 शब्द है जो लिखने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है स्टार टोपोलॉजी। तो देखिए स्टार टोपोलॉजी यानी कि इसमें क्या होता है कि एक कर्ता धर्ता, या फिर आप कह लो कि एक सेंट्रल हब होता है। उस हब से आपके सारे के सारे जो साइडों के जो डिवाइस है उसके साथ में वो जुड़े होते हैं,
ठीक है, मैं कह दूं कि ये करता धरता है, ये सारी चीज़ें देखेगा। अब यहाँ से आपके सारे के सारे डिवाइसेस हैं जो जुड़े होते हैं बेसिकली। अब आपके 4 कंप्यूटर हैं यहाँ पर, 1 कंप्यूटर है, 2 कंप्यूटर है, 3 कंप्यूटर है और 4 कंप्यूटर, ऐसा नहीं 4 जितने पोर्ट होंगे उतना। तो अब इन सब के अंदर मुझे क्या करना है, कनेक्शन बिठाना है, नेटवर्क जो है इस्टेब्लिश करना है। तो हाउ दिस इज़ पॉसिबल गाइस, कैसे ये चीज़ पॉसिबल है? तो एक टोपोलॉजी जो हम यहाँ पर देखेंगे और वो है स्टार। तो इसके अंदर आता है मेन, बीच में क्या आता है, हब आता है, ठीक है, या फिर स्विच आता है। अब उस स्विच या हब के साथ में हम सबको है जो जोड़ देते हैं। यहाँ पर बीच में कौन, हब, ठीक है, हब कह लो या फिर स्विच कह लो। ये जो हब है या स्विच है, इसके थ्रू क्या होते हैं, सारे के सारे ये जो कंप्यूटर्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब डेटा यहाँ से यहाँ भेजना है या फिर यहाँ से यहाँ भेजना है, यहाँ से यहाँ भेजना है, यहाँ से यहाँ भेजना है, या कहीं पर भी भेजना है तो हम भेज सकते हैं। तो ये होता है स्टार टोपोलॉजी का एग्जाम्पल। इसमें बीच में एक आपका हब है और उसी के साथ सारे के सारे बाकी के जो नोड्स हैं वो सारी की सारी कनेक्टेड होती हैं। अब इसके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में सबसे परफेक्ट या फिर सबसे बुरी नहीं हो सकती। कुछ फ़ायदे या फिर कुछ नुकसान दोनों के अंदर होंगे। बात करेंगे यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि अभी देखिए मैंने क्या किया, पीछे हमारे पास में एक नोड था, अब मैंने उस नोड को हटाया तो आपने पाया कि बाकी किसी भी सिस्टम के ऊपर उसका कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। तो यानी कि अगर हम कोई नया नोड जोड़ें या फिर किसी भी नोड को हटाएं तो उसका असर किसी इस पर होता नहीं है, ठीक है। इस पूरे के पूरे सिस्टम में अगर हम नई जो नोड है उसको जोड़ना चाहते हैं तो हमें जस्ट एक वायर की और एक जो है सिस्टम नोड की ज़रूरत है जो होगी। तो वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी कब, जब हम मतलब किसी और पर असर नहीं डालेगी, है ना। तो वो किसके थ्रू होगा, स्टार टोपोलॉजी के थ्रू। तो नया सिस्टम जब हमने जोड़ा तो वो भी हमने ईजिली है जो यहाँ पर जोड़ लिया, ठीक है। तो ये नई नोड आई तो ये इसका किसी पर असर हुआ नहीं, जब इसको डिलीट किया तो भी किसी पर असर हुआ नहीं। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर असर कब होगा, होगा ये कि अगर मान लीजिए हमारा जो हब है बीच में या फिर स्विच है वही यहाँ से ख़राब हो जाए या उसको ही हटा दिया जाए, तो बाकी फिर आपस में कनेक्टेड कैसे रह सकते हैं, कैसे डेटा है जो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान हो गया कि सारी डिपेंडेंसी इस हब के ऊपर हो गई, ठीक है। अगर ये सही है तो पूरा सिस्टम है, नहीं तो पूरा सिस्टम ही क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो ये हमारा किसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज हो गए, स्टार टोपोलॉजी के। यानी कि करता धरता कौन है, ये है हमारा हब, इसी के साथ में बाकी सारी नोड्स जुड़ी हुई हैं। अगर ये सही रहेगा तो बाकी भी सब सही रहे। कहता है कि ईजी है इसका जो है इसके साथ कनेक्ट करना, ठीक है, एक नई नोड को, या फिर अगर कह लो किसी नोड को आप हटाना चाहते हो, ठीक है, रिक्वायर मोर केबल। अच्छा, अब ये बहुत सारी तारों की ज़रूरत है जो आपको इसके लिए पड़ती है, ठीक है। तो ये आप इसके फ़ायदे के अंदर या नुकसान के अंदर कर सकते हैं। कहता है कि फॉल्ट जो है ढूंढना वो यहाँ पर थोड़ा सा ईजी होता है, क्योंकि मान लो ये जो मेरा हब है इसके साथ अगर ये एक सिस्टम अटैच है, ये सिस्टम अटैच है, ये सिस्टम अटैच है, तो देखो अगर फॉल्ट इसके अंदर है तो बाकियों पर कोई असर होगा ही नहीं, तो मुझे जल्दी से पता चल जाएगा कि यहाँ पर कमी है, ठीक है। तो हब में लेकिन अगर प्रॉब्लम आ गई तो फिर वो सारे सिस्टम या नेटवर्क को ही बिगाड़ देगा। तो बेसिकली मेरिट्स डीमेरिट्स की बात करते हैं तो इजी इंस्टॉलेशन है, कुछ नहीं, आपको एक हब की ज़रूरत है और तार चाहिए, आपको जोड़ो। और मोस्ट इफेक्टिव है बस टोपोलॉजी के मुकाबले। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक तार होती है, उसके सारे जो है सब जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर अगर डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है तो तब तक सबको वेट करना पड़ता है ना, और सबको है जो डेटा ट्रांसफ़र करते हुए जाता है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी की भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। बाकी देखो इजी है डिटेक्ट करना कोई भी अगर एरर या प्रॉब्लम आती है। लेकिन डीमेरिट्स कहता है कि रिक्वायर बहुत सारी तारों की ज़रूरत है जो आपको पड़ सकती है, और अगर हब में ही फॉल्ट आ जाए तो बाकी सब में भी जो है फॉल्ट रहता है, यानी कि सारा नेटवर्क ही बिगड़ जाता है। तो ये डिसएडवांटेज एडवांटेज आपके NC जो अभी आपका पेपर है उस पेपर के अंदर आपको दिए गए थे आंसर की के अंदर, वैसे मैंने आपको समझा दिया है। चलिए आगे कहता है कि WWW क्या है। सबसे पहले तो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है दैट अलाउ यू टू एक्सेस एनी डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट थ्रू द नेमिंग सिस्टम बेस्ड ऑन URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो देखिए इंटरनेट पर आप जो भी चीज़ें करते हो, आपको कोई भी चीज़ है जो सर्च करनी है, एक्सेस करनी है, वो सारी चीज़ें इस WWW के थ्रू ही होती हैं। जैसे अभी तो हम टाइप करते हैं www. जो भी वेबसाइट का नेम है ना, तो वर्ल्ड वाइड वेब। अब वेब होस्टिंग,
मान लीजिए मैं कोई वेबसाइट बनाती हूँ, ठीक है, तो अभी वो मेरे सिस्टम पर है, यानी कि वो मेरे लोकल सिस्टम पर है, पर मैं उस वेबसाइट को पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे उसकी होस्टिंग करानी है जो पड़ेगी। तो होस्टिंग क्या होगा, बेसिकली वेब होस्टिंग इज़ द सर्विस, ये एक सर्विस है दैट अलाउ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स टू पोस्ट अ वेबसाइट और वेब पेज ऑन टू द सर्वर। तो अगर हम यह सर्वर के ऊपर है जो अपनी वेबसाइट पूरी दुनिया को दिखानी है, तो उसके लिए हमें सर्विस को लेना पड़ेगा, राइट। तो बहुत सारे हैं, जैसे बे हो गए, जैसे कि आपके पास में है बिग रॉक हो गया, और ये गोडैडी वगैरह हो गए, तो यहाँ से हम होस्टिंग है जो ले सकते हैं। आगे चलेंगे पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग। तो देखिए पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग अगर बात करें, तो यहाँ पर काफ़ी सारी स्विचिंग की टेक्निक्स होती हैं हमारे पास में, जैसे कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट के लिए कौन सी टेक्निक्स का बेसिकली यूज़ होता है। तो बात करेंगे अगर सबसे पहले यहाँ पर सर्किट स्विचिंग की, तो सर्किट स्विचिंग के केस में क्या होता है कि रेड पेन ले लेते हैं सबसे पहले। तो तो क्या होता है कि आपका पाथ है जो रेडी होता है वन एंड टू एंड जो है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, आपका पाथ रेडी होता है। जैसे आपने किसी दोस्त को फ़ोन करना है, तो उसने भी फ़ोन खरीदा, तुमने भी फ़ोन खरीदा, लैंडलाइन की बात कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, आपके है जो तार वगैरह बिछेगी, फ़ोन नंबर वगैरह मिलेगा, उसके बाद में आप है जो कनेक्शन एक दूसरे के साथ इस्टेब्लिश कर पाओगे, यानी कि बात है जो कर पाओगे। तो इसमें क्या होगा, आपका गारंटेड है कि डिलीवरी यहाँ से यहाँ है जो होगी होगी, क्योंकि पहले रास्ता बनता है, ठीक है, रास्ता बनेगा तो अपने आप से ही क्या हो जाएगा, डिलीवरी वहाँ पर हो जाएगी। जैसे अगर मुझे यहाँ पहुँचना है, यहाँ से तो रास्ता नहीं है, तो मैं कैसे पहुँचूँगी, तो सबसे पहले रास्ता बनेगा, तो अब गारंटेड है कि हम अगर घर से चले हैं तो वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। तो बिल्कुल ये हमारा किसके अंदर आ जाता है, ये सर्किट स्विचिंग के अंदर आता है। तो बेसिकली वॉइस कम्युनिकेशन, जैसे फ़ोन पर बात करना, तो वो इसके लिए यूज़ में है जो आता है। बाकी अगर नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग के अंदर क्या होता है, दो ही चीज़ें यहाँ पर देखो, स्टोर एंड फॉरवर्ड। पहले डेटा स्टोर होगा, फिर आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, फिर वहाँ स्टोर होगा, आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो स्टोर होता है ना, वो कहाँ पर होता है, टेम्परेरी मेमोरी, यानी कि बफर के अंदर डेटा स्टोर होता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं, यानी कि मान लीजिए सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपको डेटा है जो भेजना है, तो यहाँ से क्या होगा, अब आगे वाले रूट पर जाएगा, तो यहाँ पर जो राउटर होगा वो क्या करेगा, इसको स्टोर करेगा। ऐसा नहीं कि परमानेंटली स्टोर होगा, टेम्परेरी बेसिस पर बफर पर स्टोर होगा, और फिर उसको आगे क्या कर दिया जाएगा, फॉरवर्ड। और यहाँ पर सोचा जाएगा, देखा जाएगा कि जल्दी से जल्दी कैसे भेजा जाए, ट्रैफिक कौन से रास्ते में कम है, क्योंकि राउटर का काम क्या होता है, रूट डिसाइड करना। तो जल्दी से जल्दी जो डेटा वहाँ तक डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचे, फिर आगे चल करके स्टोर फॉरवर्ड होगा। अब यहाँ पर ये भी हो सकता था कि जैसे सोर्स पर हमारा डेटा है, यहाँ पर स्टोर हुआ, फॉरवर्ड, अब वो ये वाला पाथ भी ले सकता था। तो ये डिपेंड करेगा ट्रैफिक के ऊपर, ठीक है, और फिर आगे जाकर के आपका डेस्टिनेशन तक डेटा पहुँच जाएगा। अब फाइनली आपका आता है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग जैसे आपने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पढ़ाएंगे आपको, तो देखिए यहाँ पर आपके पास में आपका एक कुछ डेटा था और वो ABCD की फॉर्म में था। अब वो सारा डेटा क्या होगा, आपका पैकेट्स के अंदर डिवाइड है जो हो जाएगा। ये आपका डेटा अब वो सारा पैकेट्स में डिवाइड हो गया। तो हर पैकेट के साथ में उसका अपना एक IP एड्रेस होगा जिस डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचना है। अब जब डेस्टिनेशन तक पहुंचना होगा ना, तो वहां पहुंचने से पहले उसके सर्वर के ऊपर क्या होगा, ये सारा का सारा रीअसेंबल होगा TCP IP के थ्रू। तो ये सारा जिस फॉर्म में भेजा गया था उसी फॉर्म में दोबारा ये क्या होगा, असेंबल होगा उसके IP एड्रेस की मदद से। अब फिर जाकर के वो फाइनली जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक उस डेटा को पहुँचाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जंप करते हैं जल्दी से जल्दी हमारे क्वेश्चन पेपर के ऊपर। क्वेश्चन है, कहता है कि बी हैप्पी कॉरपोरेशन हैज़ सेट अप इट्स न्यू सेंटर एट नोएडा उत्तर प्रदेश फॉर इट्स ऑफिस एंड वेब बेस्ड एक्टिविटीज़। इट हैज़ 4 ब्लॉक्स। तो देखिए ये जो पेपर होता है, ये जो क्वेश्चन होता है ना पेपर के अंदर, उसमें आपको 2-3 डायग्राम बनाए होते हैं। एक डायग्राम बनाया होगा, फिर आपको 2 यहाँ पर टेबल सी है जो उसमें दूरी वगैरह दी होगी। तो ये आपके पास में है कि ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा है, चौथा, ऐसे 4 ब्लॉक है। फिर हर ब्लॉक से दूरी दे रखी हो। फिर क्या होगा कि हर ब्लॉक के अंदर कितने कंप्यूटर है, ये तीसरी चीज़ दे रखी हो। फिर उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, कहता है कि सजेस्ट एंड ड्रॉ द पीपल एफिशिएंटली
suggest and draw the cable layout to efficiently connect various blocks of buildings within the Noida center for connecting the digital devices। देखो अब ये जो केबल लेआउट वाला प्रश्न है ना, इसको करने के बेसिकली दो तरीके। पहला तरीका, मैं आपको दोनों तरीकों में कौन सा तरीका आपको यूज करना है ये भी सिखाऊंगी। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, एक सेकेंड इसको इरेज कर लें। तो इस तरीके के अंदर क्या होगा, बेसिकली आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले ना इनमें से ढूंढोगे। पहला तरीका बताती हूँ, चलिए इजी वाला तरीका, लेकिन उसमें से भी उसको चूज करना है कि नहीं करना है ये भी आप डिसाइड करोगे। तो देखिए अब यहाँ पर एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक यहाँ पर ढूंढना है आपको। सबसे पहले तरीके के अंदर सर्वर को ढूंढना है। ढूंढो कहाँ पर है सर्वर। आप कहोगे मैम कैसे पता चलेगा। सर्वर ढूंढने के लिए ना इस टेबल पर जाओ जहां पर दे रखा है नंबर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये वाले कंप्यूटर्स के ऊपर चले गए। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कंप्यूटर कौन से वाली के अंदर है। आप कहोगे मैम यहाँ पर है, यहाँ पर है सबसे ज्यादा कंप्यूटर। कहाँ है, यहाँ। तब जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर है ना, तो वही क्या होगा, हमारा सर्वर होगा, क्योंकि वही शक्तिशाली होगा। तो ये 125 कंप्यूटर हैं इसके अंदर, तो ये हमारा क्या होगा, एक सर्वर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब अगर हमने ये देख लिया तो हमारा पहला तरीका यहीं पर खत्म हो जाता है। खत्म नहीं हो जाता, अभी बताते हैं। देखो क्या होगा, अब मैं रेड कलर ले लेती हूँ। तो देखो क्या होगा कि अब आप इस सर्वर के साथ में ना सबको जोड़ दोगे। बेसिकली इसको भी जोड़ दोगे, इसको भी जोड़ दोगे और इसको भी जोड़ दोगे। तो पहले तरीके में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या, सर्वर ढूंढना है। और दूसरी चीज जो आपको दोनों ही तरीकों में ध्यान रखना है कि अगर 4 बिल्डिंग है तो तारे कितनी होंगी, 3। अगर 3 बिल्डिंग है तो तारे कितनी होंगी, 2। तो यानी कि हमेशा जितनी बिल्डिंग होगी ना उससे एक कम तार का यूज हुआ होगा। जैसे यहाँ पर बिल्डिंग कितनी है, 1 2 3 और 4। तो अब यहाँ पर तारे कितनी है, 1 2 3। तो यानी कि हम इसमें कभी भी लूप वाली सिचुएशन नहीं रखेंगे। यानी कि इन दोनों को आपने जोड़ दिया तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, आपने इन दोनों को जोड़ दिया, नहीं। इन दोनों को जोड़ दिया, नहीं। तो हम लूप वाली कंडीशन यहाँ पर कभी भी नहीं करेंगे। इवन ये हम दोनों के अंदर ही नहीं करेंगे। तो ये आपको दोनों तरीकों में ध्यान है जो रखना पड़ेगा, सर्वर वाले तरीके में भी और दूसरे वाले तरीके में भी बेसिकली। ठीक है, तो दोनों तरीकों में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। कौन से वाली कि जो है अगर 4 बिल्डिंग है तो 3 तारे, 5 बिल्डिंग है तो 4 तारे, मतलब n-1 तार होगी। तो पहला तरीका आपको यहाँ पर पता चला कि ये सर्वर है, इसी के साथ आपने इन तीनों को जोड़ दिया। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी को नापो, इसके बीच की, इसके बीच की और इसके बीच की। तो बेसिकली हम इसको लिख ही देते हैं यहाँ पर, इन सब के बीच की दूरी क्या है। तो मैं आपको इसके थ्रू ये बताऊंगी कि आपको दोनों में से कौन सा तरीका पेपर में लिख करके और कर करके आना है। तो देखिए अब यहाँ पर A से C तक की दूरी ढूंढो, क्या है, 70। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 70 मीटर, ये पता चल गया। फिर आप C से B तक की दूरी, तो B और C की दूरी 120 है, तो आपने 120 लिख दिया। फिर आपने यहाँ पर C और D की दूरी देखी, तो C और D की, C और D तो ये रहा, नहीं C और D कहाँ पर है, ये रहा 100 मीटर, है ना। तो अब आप क्या करो, बेसिकली इन सबको क्या करो, जोड़ो। तो 100 और 70, तो हमारे पास में क्या हो गया, 092, 290 हो गया। तो इसको आप साइड में कहीं लिख लेते हैं कि फर्स्ट वाला तरीका है ना, उसके थ्रू हमारी टोटल जो तारें लग रही है ना वो 290 मीटर लग रही। तो इससे आपका पहला तरीका भी हो गया, क्या, क्लियर हो गया। पहले तरीके में ये होगा। ठीक है, आपको सर्वर के साथ में जोड़ना है, आपको n-1 तारे लेनी है। ये तो आपको दोनों तरीकों में ही देखना और दूरी देखनी है, नाप ली। अब दूसरा तरीका हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो दूसरे तरीके में क्या होगा, अब यहाँ पर ये इजी वाला, दोनों ही वैसे इजी वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, ये जो दूरी दे रखी है ना ब्लॉक्स की, तो इसके अंदर से ना आप ये देखोगे बेसिकली कि इसको नीचे कर लेते हैं, कुछ है क्या नीचे और आप इसमें से ये देखोगे कि सबसे कम वाली दूरी कौन सी है। तो आप कहोगे ये वाली है, 40 मीटर। देखो 40 ये है सबसे कम। तो आप क्या करोगे, A और B को जोड़ दोगे और यहाँ पर लिख दोगे 40 मीटर। फिर आपके पास में है दूसरे नंबर पर कौन सी आ रही है, बिल्कुल ये जो 70 लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ये A और C की है, तो A और C को जोड़ दिया आपने, 70 मीटर यहाँ पर टाइप कर दिया। अब उसके बाद में आपके पास में आ रही है 100, यानी कि C और D वाला, तो आपने इसको कर दिया और क्या लिख दिया, 100 मीटर। लूप बनाना नहीं है, यानी कि 4 ब्लॉक थे तो 3 ही तारे लगनी, तो ये बन गया। अब इसको हम बेसिकली जोड़ करके देखते हैं। तो इसमें क्या है, 100, 40 और 70, 7 4 11, 1 और 1 2, है ना, यही बनेगा
7 और 4 11, हाँ ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर इसमें 210 मीटर लग रही है और इसमें 290 मीटर लग रही है। आप खुद सोचो, जो चीज़ आपको 290 रुपए की मिलेगी है ना, और वही चीज़ 210 की मिलेगी, तो आप कौन सा लोगे? ऑफ कोर्स मैम यही वाला करेंगे, क्वालिटी दोनों की सेम है, राइट। ये वाली बात है जो यहाँ पर हो गई। तो यानी कि अब आप यहाँ पर पेपर के अंदर कौन सा बना करके आओगे? बिल्कुल आप पेपर में ये जो सेकंड वाला है इसी को बना करके आओगे बेसिकली, ठीक है। पेपर में आपने इसको बना लिया तो आपका 1 नंबर पक्का हो गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको समझने में, बाकी इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। आपको रिपीटर के लिए बताना है कहाँ पर लगना है और क्यों लगना है, और हब और स्विच के लिए। देखिए हब और स्विच के लिए मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, आपका ये जो है यहाँ पर कि हब और स्विच है ना, बेसिकली ये आपका लगेगा हमेशा हमेशा हर बिल्डिंग के अंदर, ईच ब्लॉक ईच बिल्डिंग के अंदर आपका लगेगा। तो हब और स्विच के लिए आप इस आंसर को कह लो कि 4-5 बार पढ़ लो, आपको यही लिखना है। सो ईच ब्लॉक एज दे हेल्प टू शेयर द डेटा पैकेट विद इन द डिवाइसेज ऑफ द नेटवर्क इन ईच ब्लॉक। तो हर ब्लॉक के अंदर आप इसको हब या स्विच को लगाओगे, वो तो हर ब्लॉक में लगेगा। बाकी रिपीटर की बात देखिए, रिपीटर के अंदर क्या होगा? रिपीटर हमारा बेसिकली क्या होता है, 70 से 100 के बीच में जब दूरी हो या इससे ज़्यादा हो थोड़ी सी, तब हम जो है लगाते हैं, ठीक है। रिपीटर का मतलब क्या होता है? रिपीट करना, यानी कि जब सिग्नल्स जो डेटा है जो भेजना है वो लंबी दूरी पर भेजना है, ठीक है। तो क्या होगा, सिग्नल्स आते आते वीक हो जाएंगे, तो उन सिग्नल्स को रीबूस्ट करना, कह लो कि रीट्रांसमिट करना, वो इसका काम होता है रिपीटर का। तो अब यहाँ पर ये क्या करने वाला है, तो ये यहाँ पर ये देखेगा कि 70 से 100 के बीच में बेसिकली कौन है जो आता है, कहाँ पर हमें रिपीटर लगाने की ज़रूरत है। तो देखिए आपको सामने से दिखाई दे रहा होगा, हम इसको भी लगा सकते थे, इसको भी, है ना, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत इतनी पड़ेगी नहीं जितनी हमें यहाँ पर है जो पड़ेगी। तो हम यहाँ पर कहेंगे C से D ब्लॉक के अंदर हम एक रिपीटर है जो लगाएंगे, और यही शायद हमारे आंसर में भी है, C एंड D के बीच में, क्योंकि उसकी दूरी क्या है, 100 मीटर की है, इस वजह से, ठीक है। तो आप ये हिसाब लगा लो 70 से 100, ठीक है। अब आगे कहता है कि विच काइंड ऑफ नेटवर्क पैन लैन मैन विल बी फॉर्म्ड इफ द नोएडा ऑफिस इज कनेक्टेड टू इट्स हेड ऑफिस मुंबई। कहाँ पर नोएडा है और कहाँ पर मुंबई है? ना तो पैन है ना वो लैन है, अब वो बचा क्या है? वैन ही है, ठीक है। अब देखिए कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि विच फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम, जो कि हमारे पास में है कनेक्ट द हेड ऑफिस एट द मुंबई एंड नोएडा। ओके, तो देखिए वायरलेस ट्रांसमिशन हमारे पास में कौन सा है, जो कह लो कि बेसिकली मुंबई से लेकर के नोएडा के बीच में मतलब आ सकता है, और कौन सा इफेक्टिवली है और फास्ट भी है। तो देखिए हमारे पास में ऑप्शन क्या है, इंफ्रारेड हो सकता है, नहीं इंफ्रारेड तो क्या है, बिल्कुल ये रिमोट वाला है ना, तो यहाँ से सिर्फ मेरा ये एसी चल सकता है, मैं पड़ोस में जाऊँगी तभी तक इसकी रेंज नहीं आएगी, तो नोएडा तक, तो नोएडा और दिल्ली के बीच में तो दूर की बात है ना। फिर माइक्रोवेव आ सकता है, फिर हमारे पास में सैटेलाइट आ सकता है। तो इसने कहा फास्ट और वेरी इफेक्टिव, तो हमारा एक ही आंसर होगा, दैट विल बी सैटेलाइट। यहाँ पर ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये प्रश्न आ रखा था, बट उसमें सैटेलाइट था नहीं, इसलिए हमने माइक्रोवेव को आंसर किया था। ये देखिए इसने पूछा था कि कौन सा फास्टेस्ट है, तो यहाँ पर इसने इंफ्रारेड और माइक्रोवेव 2 ही दिए थे वायरलेस के अंदर, बाकी सब वायर वाले थे। ये तीनों वायर में फाइबर ऑप्टिकल है, और इन दोनों में अगर हमारे पास में तीसरा सैटेलाइट भी होता तो हम सैटेलाइट को आंसर करते, बट इसने माइक्रोवेव दिया तो हमने माइक्रोवेव को आंसर किया यहाँ पर। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न हुआ यहाँ पर, वैन और सैटेलाइट। आई होप बच्चा आप लोगों को ये सीरीज है जो वाकई में अच्छी लगी होगी, है ना। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो कंप्लीट हो चुका है हमारा सैम्पल पेपर। कंग्रेचुलेशन अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ही आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि यस बच्चों ने पूरा का पूरा जो है वीडियो उसको देखा है, और दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर कर देना बहुत मेहनत के साथ में। हाँ वीडियो थोड़ा लंबा चला गया क्योंकि मेरा जो मेन मोटो या मेन जो कह लो टारगेट था वो यही था कि आपको हर चीज़ प्रैक्टिकली यहाँ पर बताऊँ। तो मैंने जिन क्वेश्चंस को पीपीटी के थ्रू समझाने का बनता था तो उनको मैंने अच्छे से आपको समझाया है, एंड जो क्वेश्चंस मुझे लगे कि आपको प्रैक्टिकली बताने हैं, तो जितना आपको नॉलेज चाहिए था मेरे ख्याल से मैंने उससे कहीं एडवांस
एडवांस आपको नॉलेज है जो दिया होगा। वाकई में अगर आपने पूरा लेक्चर देखा होगा तो आपको ये चीज़ अंदर तक फील भी करी होगी। इवन इस वीडियो को बनाने में मुझे कुछ दिनों का टाइम भी लग गया, मतलब बीच में थोड़ा हो गया कि पहले बनाया फिर उसके बाद में काफ़ी दिनों तक टाइम ही नहीं लगा, लेकिन दिमाग में एक चीज़ थी कि फटाफट से उसको कंप्लीट करना है। एंड थैंक यू सो मच बच्चा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपके लवजीत मैम बहुत मेहनत कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको लगे, क्लासेस को देख करके, PDF PPTs को देख करके लगे, एंड अगर आपको ऐसा वाकई में फ़ील हो तो दोस्तों के साथ में इस लेक्चर को ज़रूर शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने में जो है आप भी कर देना और दूसरों को भी बोल देना करने के लिए, और इसके लिए मेरी हेल्प है जो आप ही लोगों को बोलेंगे, है ना। तो चलिए फिर चलते हैं, और चलते नहीं हैं, ख़त्म करते हैं और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो बाय बाय बच्चा, गॉड ब्लेस यू।